आज टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं 1 मिनट केमिस्ट्री में डायपोल मोमेंट। ठीक है, डायपोल मोमेंट बड़ा ही सुंदर सा और बड़ा आसान सा टॉपिक है। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए डायपोल मोमेंट में आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको, अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो। एक बार लेक्चर कंप्लीट पढ़ने के बाद आप इसे स्टार्टिंग में ये जो आपको दिखाया जा रहा है इसको अपने मन में रिकॉल कर सकते हैं कि किस किस तरीके से मैंने इसको फिर समझाया है ना? देखिए नमस्ते स्टूडेंट्स, फंडा 1 मिनट केमिस्ट्री में आज पढ़ेंगे डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और इसकी जो वैल्यू है म्यूजिकल टू होता है क्यू इंटू डी, जहाँ पे क्यू क्या है, जो भी चार्ज डेवलप हो रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव, जो चार्ज डेवलप हुआ उसका कोई से एक का मैग्नीट्यूड, और डी क्या है, दो एटमों के बीच की जो डिस्टेंस है या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कह सकते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं बॉन्ड लेंथ कह सकते हैं। दो एटमों के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ। चलिए, डायपोल मोमेंट म्यू इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का जो प्रोडक्ट है वो क्या कहलाता है, डायपोल मोमेंट। किसमें, किसी भी कोवलेंट बॉन्ड में। ठीक, किन्हीं भी दो एटम के बीच में अगर कोई कोवलेंट बॉन्ड है तो उस कोवलेंट बॉन्ड में जो चार्ज डेवलप होगा एटमों पे, चार्ज क्यों डेवलप होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। तो जो चार्ज डेवलप होगा उसका मैग्नीट्यूड और उन दोनों एटमों के बीच की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है यानी कि बॉन्ड लेंथ, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है Q इंटू डी, वो क्या कहलाएगा, डायपोल मोमेंट। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। ठीक है, यूनिट क्या होगी, यूनिट इसकी होती है डिवाई, इसे इंडिकेट करते हैं कैपिटल डी से, और 1 डिवाई इक्वल होता है 10⁻⁻18 ESU
ESU सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट क्या होगी कूलाम। देखिए चार्ज और डिस्टेंस, चार्ज की यूनिट हो गई ESU और डिस्टेंस की हो गई सेंटीमीटर, किसमें CGS यूनिट में। अगर हम बात करेंगे SI यूनिट में तो चार्ज की यूनिट क्या होगी कूलाम और डिस्टेंस की यूनिट होगी मीटर। तो 1 डिवाई, अगर हम बात करें 1 डिवाई की बात करें किसमें CGS यूनिट में, तो वो कितना होगा 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। और 1 डिवाई की बात करें किसमें SI यूनिट में, तो वो क्या होगा 3.3 इंटू 10⁻30 कूलाम मीटर। चलिए चार्ज ऑफ, अगर हम बात करें चार्ज की या 1 फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, तो 1 फंडामेंटल ऑफ चार्ज या कह सकते हैं 1 यूनिट ऑफ चार्ज सबको पता है E होती है। E मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज या एक प्रोटॉन का चार्ज, तो इसका मैग्नीट्यूड होता कितना है 4.8 इंटू 10⁻10 किसमें ESU में, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं इसे। और अगर कूलाम की बात करें तो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। चलिए म्यू क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। म्यू इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्टेड, किधर डायरेक्टेड होती है, ये डायरेक्टेड होगी पॉजिटिव एटम से नेगेटिव चार्ज एटम की तरफ। जो पॉजिटिवली चार्ज एटम है उससे नेगेटिवली चार्ज एटम की तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन किधर भागे होंगे, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा किसी भी कोवलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो होगा वही डायरेक्शन क्या होगी डायपोल मोमेंट की होगी। इलेक्ट्रॉन इस एटम से इस एटम की तरफ भाग गए होंगे तो इधर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ गया होगा, इधर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। तो इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो है वही डायरेक्शन बताता है किसकी डायपोल मोमेंट की, या कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करे होंगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ भागे होंगे। ठीक है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ने इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लिया होगा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया होगा या शिफ्ट करा लिया होगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें HCl बॉन्ड की, ये H और Cl के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड है और इसमें क्या होगा दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके एक सिंगल बॉन्ड बनाया। तो जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एकदम मिडिल में रहेगा, मगर Cl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो H से क्या है ज़्यादा है। तो Cl ने इलेक्ट्रॉनों को जो इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को हल्का सा अपनी तरफ क्या कर लिया होगा शिफ्ट कर लिया होगा, तो इलेक्ट्रॉन स्लाइटली इधर शिफ्ट हो गए होंगे। तो ये मिडिल से थोड़े से शिफ्ट हो गए होंगे किसकी तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। तो इस पे स्लाइटली क्या होगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी चार्ज डेंसिटी बढ़ गई होगी तो यहाँ स्लाइटली नेगेटिव। तो इस पे क्या है स्लाइटली पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थोड़ी कम हो गई होगी। क्यों, क्योंकि ये जो शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये मिडिल से थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा इस पे स्लाइटली नेगेटिव, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव। कंप्लीट नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन स्लाइटली शिफ्ट हो रहे हैं, कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो इस पे स्लाइटली नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक पोलैरिटी जनरेट हो गई होगी। इसी पोलैरिटी को क्या बोलते हैं डायपोल मोमेंट, जो किससे निकलती है Q इंटू डी से। Q क्या है, इन एटमों के ऊपर जो चार्ज डेवलप हुआ है, चाहे पॉजिटिव ले लो चाहे नेगेटिव ले लो, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, क्योंकि जितना माइनस का चार्ज होगा उतना ही प्लस का। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज चाहे प्लस हो या माइनस हो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, चलिए और किससे रिप्रेजेंट करेंगे म्यू से। और वेक्टर फॉर्म कैसे होंगे, एरो दिखा के और ये इस टाइप से एरो लगा देते हैं। चलिए जब वेक्टर क्वांटिटी है तो ऐसा मान लीजिए जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पे कोई एटम है, इस एटम पे दो बॉन्ड है, एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये। इस बॉन्ड का डायपोल इधर हुआ जिसका डायपोल कितना है म्यू1, इस बॉन्ड का डायपोल इधर हुआ कितना म्यू2, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है थीटा। तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा वो आप ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा सकते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन या पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन वेक्टर में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आप क्या करेंगे, इसका आप एक पैरेललोग्राम बनाएंगे तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल आता था वही क्या है रिजल्टेंट वेक्टर आता है। ये वेक्टर में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, वेक्टर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, जब एक बार शादी हो जाए तो फिर पीछा नहीं छूटता। तो वैसे ही क्या है वेक्टर, अगर आप 11th-12th क्लास में आ गए, 10th क्लास से ऊपर पहुंच गए, तो फिर वेक्टर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो वेक्टर को तो अपना लीजिएगा, क्योंकि ये पीछा छोड़ेगा नहीं। अगर आप इससे भागेंगे भी तो भी पीछा नहीं छुड़ा सकते। चलिए, तो यहाँ पे म्यू1 ये म्यू2 इनका रिजल्टेंट निकल जाएगा म्यू। ठीक है, और ये रिजल्टेंट म्यू1 से कितना एंगल बना रहा है अल्फा है, उससे बीटा, वो सब वेक्टर फिजिक्स की बात है। चलिए, तो रिजल्टेंट जो वेक्टर है म्यू1 प्लस म्यू2 का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना निकल कर आता है म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा। जैसे दो वेक्टर हों ए और बी तो उनका रिजल्टेंट कैसा आता था ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या है ए और बी के बीच का एंगल, मतलब म्यू1 और म्यू2 वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू जितनी छोटी होती है कॉस थीटा उतना ही क्या होता है बड़ा होता है। कैसे, अगर हम बात करें
cos जीरो, तो cos जीरो की वैल्यू बात होती है 1, और cos 90 ले, अगर थीटा की वैल्यू 90 ले लें तो cos 90 क्या हो जाता है 0। तो देख रहे हैं आप जीरो पे cos जीरो पे तो cos जीरो कितना है 1 है, और cos 90 मतलब 90 एंगल पे cos कितना, cos 90 क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे cos थीटा की वैल्यू क्या होती है घटती है। तो अगर थीटा जितना कम होगा उतना रिजल्टेंट, उतना cos थीटा ज्यादा होगा तो उतना रिजल्टेंट भी क्या हो जाएगा ज्यादा, क्योंकि म्यू1 म्यू2 की वैल्यू तो फिक्स है। तो cos थीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा उतना रिजल्टेंट क्या हो जाएगा ज्यादा। cos थीटा ज्यादा जब होगा जब थीटा स्मॉल हो। चलिए, तो ये एक और बात बताई थी वेक्टर में सब मैंने आपको कि दो वेक्टर अगर दोनों दो वेक्टर अगर उनका मैग्नीट्यूड क्या हो इक्वल हो, मान लो म्यू1 और म्यू2 दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए कितना म्यू, तो उस केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कितना आएगा 2 म्यू cos थीटा y2 आता है। ठीक है, और अगर इस केस में इस कंडीशन में दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हों और उनके बीच में एंगल 0 हो तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 2 टाइम्स आएगा। अगर एंगल 60 हो तो रिजल्टेंट कितना आता है √30 टाइम्स। इस इक्वेशन रखते जाइए आप, अपने आप आ जाएगा आंसर। अगर 90 डिग्री का एंगल हो, दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के और उनके बीच में एंगल 90 हो तो रिजल्टेंट कितना आता है √2 टाइम्स यानी कि पाइथागोरस। और अगर 120 हो जाए तो रिजल्टेंट 1 टाइम्स आता है यानी कि उन्हीं के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाता है, और 180 हो जाए तो क्या हो जाता है 0। ये सब मैंने आपको वेक्टर में पढ़ाया है फिजिक्स में। चलिए, अब देखिए दो बातें हैं। कोई भी मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होंगे बॉन्ड। एक बॉन्ड भी हो सकता है, दो बॉन्ड भी हो सकते हैं, चार बॉन्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, अब बॉन्ड पोलर है कि नॉन पोलर है ये अलग बात है, पूरा मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, तो बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है वो अलग बात हुई, और मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है ये अलग बात हुई। किसी भी बॉन्ड को, कोई भी कोवलेंट बॉन्ड पोलर है कि नॉन पोलर है ये कैसे पता चलेगा। तो देखिए, अगर दो एटम, जिन दो एटमों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना है, अगर उन दोनों एटमों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है 0 है तो वो बॉन्ड क्या कहलाएगा नॉन पोलर। और अगर जिन दो एटमों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है, मतलब उनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो 0 नहीं है, तो वो बॉन्ड कहलाएगा पोलर बॉन्ड। क्लियर। चलिए, उसके बाद अब बात करें मॉलिक्यूल्स की, तो मॉलिक्यूल्स पोलर और नॉन पोलर, मॉलिक्यूल्स की जो पोलैरिटी है वो डिपेंड करती है नेट डाइपोल मोमेंट से, ना कि इस बात से डिपेंड करेगी कि बॉन्ड पोलर होगा। अगर मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्ड पोलर है तो जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल्स पोलर हो, वो नॉन पोलर भी हो सकता है। अगर मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्ड नॉन पोलर हो तो जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, पोलर भी हो सकता है। तो बॉन्ड पोलर है कि नॉन पोलर है इस बात से क्या है मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंट क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। मॉलिक्यूल की पोलैरिटी एक अलग ढंग से निकलेगी और बॉन्ड की पोलैरिटी अलग ढंग से निकलेगी। तो बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि जिन दो एटमों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 है तो क्या हो गया नॉन पोलर, और नॉन 0 है तो क्या हो गया पोलर। मगर मॉलिक्यूल की जो पोलैरिटी है वो डिपेंड करेगी, अगर नेट डाइपोल पूरे कंप्लीट मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल अगर 0 है तो वो कहलाएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, और नेट डाइपोल 0 नहीं है तो क्या कहलाएगा पोलर मॉलिक्यूल्स। क्लियर। देखिए, तो ये कह रहा है पोलैरिटी ऑफ ए बॉन्ड डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस while polarity of a molecules depend on dipole moment। ठीक है, कौन सा डाइपोल मोमेंट, नेट रिजल्टेंट। ये मैंने नेट लिख दिया, आगे से बार बार लिखूंगा ना इसको। ठीक है, जब भी म्यू की बात करें तो किसकी बात हो रही, नेट की। चलिए, जैसे एच यहाँ पे दो एटम है, हाइड्रोजन एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना है, तो दोनों एटमों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो सेम है, या कह सकते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा वो क्या होगा 0। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 होगा तो जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो एकदम मिडिल में बना रहेगा, और मिडिल में बना रहेगा तो किसी भी एटम पे कोई पोलैरिटी जनरेट नहीं होगी। और जब कोई प्लस माइनस चार्ज जनरेट नहीं होगा तो कोई डाइपोल जनरेट नहीं होगा, तो इसका नेट डाइपोल क्या होगा 0, यानी कि क्या होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये क्या कहलाएगा, नॉन पोलर बॉन्ड है। ये बॉन्ड क्या होगा नॉन पोलर बॉन्ड, और ये H2 मॉलिक्यूल भी क्या कहलाएगा नॉन पोलर, क्योंकि नेट डाइपोल भी क्या आ गया 0। बात करें इसकी, जैसे हम HF बॉन्ड की बात करें तो H और F दोनों डिफरेंट एटम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है डिफरेंट है, और F क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है किससे, हाइड्रोजन से। तो दोनों की जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी, जो शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन था उसे F अपनी तरफ क्या कर लेगा, शिफ्ट कर लेगा, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये क्या करेगा अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। तो स्लाइटली मिडिल पॉइंट से शिफ्ट हो जाएंगे किसकी तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम F की तरफ। तो यहाँ स्लाइटली नेगेटिव और यहाँ स्लाइटली पॉजिटिव, तो एक पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी इसमें प्लस चार्ज से किधर, माइनस
माइनस चार्ज की तरफ, या कह सकते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ एक पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी। तो इसमें ये क्या कहलाएगा, पोलर बॉन्ड। और इस HF मॉलिक्यूल का नेट डायपोल, अगर ये HF मॉलिक्यूल की बात कर लें तो ये जो मॉलिक्यूल है ये पूरा मॉलिक्यूल भी क्या कहलाएगा, पोलर मॉलिक्यूल। तो ये बॉन्ड भी पोलर है और मॉलिक्यूल भी क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल। तो फिलहाल अगर हम बात करें इसकी तो ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड था। अगर इस HF के बॉन्ड की बात करें तो ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड था। इस H2 मॉलिक्यूल की बात करें तो ये क्या था, नॉन पोलर मॉलिक्यूल था। HF मॉलिक्यूल की बात करें तो ये भी क्या था, नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, वो पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, चलिए बात करें यहाँ पे, जैसे BeF2 है तो BeF2 में अब दो बॉन्ड हैं। अगर मैं बात करूं Be और F बॉन्ड की, तो ये जो बॉन्ड है ये डिफरेंट एटमों के बीच में बना है और डिफरेंट एटम के बीच में बना है, या कह सकते हैं यहाँ पे जो इस बॉन्ड के एटमों के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो जीरो नहीं है। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो नहीं है तो ये बॉन्ड कैसा होगा, पोलर। तो BF बॉन्ड कैसा है, पोलर। तो ये बॉन्ड भी कैसा है, पोलर। तो दोनों बॉन्ड पोलर है, मगर पूरा मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर है। तो जरूरी नहीं है कि अगर बॉन्ड पोलर हो तो मॉलिक्यूल क्या हो, नॉन पोलर हो। यहाँ पे बॉन्ड क्या है, पोलर है, और मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर है। बॉन्ड पोलर और पूरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर। क्यों, क्योंकि इसकी जो पोलैरिटी है वो, इस बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर की तरफ, यानी कि ये पोलैरिटी गई। और इस बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर की तरफ, तो वो लेफ्ट होगी। अगर ये राइट होगी तो वो लेफ्ट होगी। दोनों जितनी पोलैरिटी इसकी होगी उतनी पोलैरिटी इसकी होगी, क्योंकि दोनों बॉन्ड बिल्कुल एक जैसे हैं। तो दोनों की पोलैरिटी इक्वल है और अपोजिट है। इक्वल है, अपोजिट है, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, तो नेट डायपोल क्या आ जाएगा, जीरो। तो अगर हम बात करें पोलर बॉन्ड BF, तो BF जो बॉन्ड है वो कैसा, पोलर बॉन्ड है, मगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल BF2, मगर जो पूरा मॉलिक्यूल है वो कैसा है, नॉन पोलर। यहाँ पे बॉन्ड पोलर था, मॉलिक्यूल भी पोलर था। यहाँ पे बॉन्ड नॉन पोलर था और मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर था। ठीक है, मगर यहाँ पे बॉन्ड पोलर है और पूरा मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर है। तो पोलर होने के बावजूद भी, बॉन्ड के पोलर होने के बावजूद भी पूरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि बॉन्ड क्या हो, नॉन पोलर हो और पूरा मॉलिक्यूल पोलर हो जाए? बात समझ में नहीं आती थोड़ी सी, क्योंकि जब बॉन्ड ही क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे, कोई पोलैरिटी जनरेट ही नहीं होगी, कोई डायपोल जनरेट नहीं होगा, तो क्या मॉलिक्यूल्स क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल्स पोलर हो सकता है? हो सकता है। इसका भी एग्जाम्पल अभी बताएंगे, देखिए। तो चले आगे बात करें। म्यू ऑफ ए मोलिक्यूल इज ए वेक्टर सम ऑफ बॉन्ड मोमेंट एंड लोन पेयर मोमेंट। किसी भी मोलिक्यूल का जो नेट डायपोल मोमेंट है वो वेक्टर सम है किसका, बॉन्ड के मोमेंट का और लोन पेयर के मोमेंट का। ठीक, चलिए जनरली क्या होता है, लोन पेयर का जो मोमेंट है वो ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर से। क्यों, क्योंकि लोन पेयर का मतलब क्या है, दो इलेक्ट्रॉनों का ऐसा पेयर जो फ्री है, और फ्री है तो इसमें क्या होगी, इसमें ट्रांजिशन ज्यादा हो जाती है। और बॉन्ड पेयर का मतलब क्या है, ऐसे दो इलेक्ट्रॉनों का पेयर जो बॉन्ड से बंधा हुआ है, तो इसमें ये उतना मोशन के लिए फ्री नहीं होते, तो इसमें मोमेंट उतना ज्यादा नहीं होता, इसमें पोलैरिटी उतनी ज्यादा जनरेट नहीं होती। तो ध्यान रखना, लोन पेयर की मोमेंट, लोन पेयर का मोमेंट, लोन पेयर की पोलैरिटी कहीं ज्यादा होती है किससे, बॉन्ड पेयर मोमेंट यानी कि बॉन्ड से। दूसरी बात, लोन पेयर में भी डिफरेंट है। लोन पेयर का जो मोमेंट्स है वो ज्यादा है बॉन्ड पेयर से, और लोन पेयर मोमेंट्स भी अगर sp में है, अगर sp में लोन पेयर है तो उसका मोमेंट ज्यादा होगा अगर sp2 में लोन पेयर है, और sp2 के लोन पेयर का मोमेंट ज्यादा होगा sp3 से। तो लोन पेयर का भी जो मोमेंट है वो डिफरेंट हाइब्रिड और डिफरेंट ऑर्बिटल में होने से क्या होगा, डिफरेंट होगा। देखिए रीजन क्या है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। sp का मतलब एक s और एक p, दो ऑर्बिटल्स, दो एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलकर बनी है। sp2 यानी कि एक s और दो p, और sp3 इसमें क्या है, एक s एटॉमिक ऑर्बिटल और तीन p एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। तो ये चार एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलकर बनी है, तीन से मिलकर बनी है और ये दो से मिलकर बनी। इससे बड़ा साइज इसका होगा, इससे बड़ा साइज इसका होगा। जैसे जैसे क्या है, p करेक्टर या p ऑर्बिटल या नंबर ऑफ ऑर्बिटल, अगर किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ती चली जाए, या कह लो p करेक्टर बढ़ता चला जाए, तो वैसे वैसे साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो इससे कहीं ज्यादा बड़ी होगी ये, और इससे कहीं ज्यादा बड़ी होगी ये। तो जितना बड़ा साइज होता जाएगा उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम। तो इसका साइज बहुत बड़ा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, इसका साइज बहुत छोटा सा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इसमें ज्यादा। ठीक है, जैसे जितना छोटा घर होगा उसमें भीड़ ज्यादा हो जाएगी लोगों की, जितना बड़ा घर होगा उसमें चीज होगी। तो यहाँ पे साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी, या इलेक्ट्रॉनों का लोन पेयर का जो मोमेंट है वो ज्यादा हो जाएगा। किसकी वजह से, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों है, साइज छोटा होने की वजह से। और यहाँ पे साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की टेंडेंसी भी कम हो जाएगी, या कह सकते हैं लोन पेयर का मोमेंट कम हो जाएगा। इस केस में क्लियर होगी बात। तो वही बात यहाँ समझाई गई है
कि जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर क्या होगी, इंक्रीज। देखिए इसमें sp, इसमें sp2, इसमें sp3, इसमें एक p थी, इसमें दो, इसमें तीन, तो p करेक्टर बढ़ता जा रहा है, p परसेंटेज बढ़ती जा रही। तो परसेंटेज ऑफ p करेक्टर बढ़ेगा तो साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होता है, बढ़ता है। और साइज बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी घटेगी, और चार्ज डेंसिटी घटेगी तो टेंडेंसी ऑफ शिफ्टिंग ऑफ लोन पेयर क्या हो जाता है, कम। ठीक है, जितना साइज बढ़ा उतनी चार्ज डेंसिटी कम, और जितनी चार्ज डेंसिटी कम तो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की टेंडेंसी भी उतनी क्या हो जाएगी, शिफ्ट, या टेंडेंसी ऑफ शिफ्टिंग ऑफ लोन पेयर क्या हो जाएगी, कम। जब शिफ्टिंग ऑफ टेंडेंसी कम हो जाएगी तो चार्ज भी कम डेवलप होगा, और कम चार्ज डेवलप होगा तो प्रोडक्ट किसका, Q इंटू डी, यानी कि डायपोल मोमेंट जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, कम आएगा। तो डायपोल मोमेंट क्या आएगा, कम, या कह सकते हैं फाइनली मोमेंट क्या आएगा, कम आएगा। क्लियर होगी बात। चलिए अगर आपको साइज के बारे में बताएं इनके, तो देखिए सबकी शेप तो एक टाइप से होती है। जैसे ये sp है, अगर मैं बता दूं ये sp, इसकी बात करूं तो इसमें क्या है, ये sp2, और इसकी बात करूंगा तो ये sp3। एक लोब छोटा एक बड़ा, मगर ये sp है, ये sp2 है, और ये sp3 है। तो साइज क्या होता चला जाता है, इनका बढ़ता चला जाता है। तो जितना साइज बड़ा हो जाएगा उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, तो उतनी डोनेट करने की टेंडेंसी कम, यानी कि मोमेंट कम तो चार्ज कम तो डायपोल मोमेंट भी कम। देखिए तेरा यहाँ ये जैसे अगर हम बात करें इसमें और देखिए ये हमारे पास क्या है, SO2 है। SO2 में S और O के बीच में बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो ये क्या होगा, इन दोनों बॉन्ड की पोलैरिटी आएगी और इस लोन पेयर की पोलैरिटी आएगी। इसमें आउटर में देखिए सल्फर के बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 2 की बॉन्डिंग इधर हो गई, 2 की बॉन्डिंग इधर हो गई, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये बचे नहीं कि एक लोन पेयर। तो यहाँ इस बॉन्ड की पोलैरिटी देखूं तो O की इलेक्ट्रोनेगेटिव S से ज्यादा है तो इसकी पोलैरिटी आएगी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से O की तरफ, ये एक पोलैरिटी जाएगी इस बॉन्ड की। ऐसी SO इस वाले बॉन्ड की एक पोलैरिटी जाएगी, और ये लोन पेयर की पोलैरिटी जाएगी। इन दोनों बॉन्ड का एक रिजल्टेंट होगा, जितना डायपोल ये होगा उतना डायपोल ये होगा, तो इनका रिजल्टेंट दोनों का बिल्कुल एकदम मिडिल से निकल आएगा। तो ये इन दोनों का मिला के फाइनल ये होगा बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर की पोलैरिटी ये होगी, तो ये लोन पेयर की पोलैरिटी होगा, ये फाइनल बॉन्ड पेयर की होगी। इन दोनों का रिजल्टेंट निकल के आ गया। इन दोनों को जब आपस में बैलेंस करेंगे तो ध्यान रखना लोन पेयर का जो मोमेंट है वो कहीं ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर से। तो फाइनल जो रिजल्टेंट है, ये पोलैरिटी है डाउन और वो पोलैरिटी अप, तो दोनों जब आपस में इन दोनों का जब वेक्टर सम करेंगे तो दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे। तो फाइनल जो पोलैरिटी बचेगी वो लोन पेयर की तरफ बचेगी, अपवर्ड, क्योंकि लोन पेयर की पोलैरिटी बॉन्ड पेयर से क्या होगी, ज्यादा। तो फाइनल जो इसका डायपोल है वो लोन पेयर की तरफ आएगा, यानी कि क्या होगा, लोन पेयर का जो मोमेंट है वो ज्यादा होता है किससे, बॉन्ड पेयर से। तो रिजल्टेंट आ जाएगा किससे, पहले तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिया ये, फिर इसको इसमें से माइनस करेंगे क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट है। तो लोन पेयर की पोलैरिटी माइनस कर देंगे, रिजल्टेंट बॉन्ड पेयर की जो पोलैरिटी है फाइनल आ जाएगा ये। चलिए तो ध्यान रखना लोन पेयर की जो पोलैरिटी है बॉन्ड पेयर से ज्यादा होगी। इफ एवरीथिंग सेम, सब कुछ सेम है, अगर ये कह रहा है सब कुछ सेम है, सिर्फ अंतर किस बात का है, एंगल का। इफ एवरीथिंग इज सेम, थीटा एंगल बिटवीन μ1 एंड μ2, तो केवल सिर्फ थीटा डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है, सारे बॉन्ड सेम है, सारी मोमेंटम क्या है, सेम है। तो कह रहा है तो रिजल्टेंट जो म्यू ऑफ टू बॉन्ड्स, तो दो बॉन्ड का अगर हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट निकाल रहे हैं, तो कैसे होगा, तो थीटा जितना कम होगा उतना रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो थीटा जितना कम होता है उतना म्यू क्या होगा, ज्यादा, या उल्टा कह लो थीटा जितना ज्यादा होगा उतना डायपोल मोमेंट रिजल्टेंट क्या होगा, कम। क्लियर होगी बात। तो दो वेक्टरों के बीच में या दो डायपोल के बीच में या दो मोमेंटम के बीच में एंगल जितना कम होगा उतना रिजल्टेंट ज्यादा आएगा, और जितना एंगल बड़ा होता जाएगा उतना रिजल्टेंट क्या होता जाता है, कम। क्योंकि थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा की वैल्यू कम, कॉस थीटा कम तो म्यू भी क्या हो जाएगा, कम। यहाँ देखिए जैसे बात करें इसकी CO2, ये CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें अगर देखें तो CO और CO, तो ये डबल बॉन्ड ये हो गया, डबल बॉन्ड ये बन गया। इस बॉन्ड दोनों आपस में इनकी शेप कैसी होती है, CO2 की लीनियर, क्योंकि इसकी हाइब्रिडेशन कितनी है, sp, और sp की शेप होती है लीनियर। तो इस बॉन्ड की पोलैरिटी आएगी कैसे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर की तरफ, क्योंकि C से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन, ऑक्सीजन। तो इस बॉन्ड की पोलैरिटी आई, इसकी आई अगर राइट तो इसकी कहाँ आएगी, लेफ्ट। ठीक है, दोनों बॉन्ड की जितनी पोलैरिटी इस बॉन्ड की होगी उतनी इसकी होगी, क्योंकि दोनों बॉन्ड सेम है। मगर इसकी लेफ्ट है, इसकी अगर राइट है तो उसकी लेफ्ट है, तो दोनों इक्वल है, अपोजिट है, तो आपस में नेट रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 0। तो अगर हम बात करें CO2 में बॉन्ड तो कैसे है, पोलर, मगर पूरा मॉलिक्यूल कैसा है, ये नॉन पोलर। तो पोलर बॉन्ड से मगर नॉन पोलर क्या है, मॉलिक्यूल्स। अब बात कर लें इसकी PH3, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। P और H दोनों एटम तो डिफरेंट है, एटम तो डिफरेंट दिख रहे हैं, मगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है। फास्फोरस की और हाइड्रोजन की दोनों की इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट कितनी होती है, 2.1। तो इनके बीच में अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखूं तो वो क्या होगा, 0।
यहाँ इसके बीच में देखूं तो जीरो, पी एच के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। जीरो होगा तो ये बॉन्ड कैसे कहलाएंगे, नॉन पोलर, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रो डिफरेंस क्या है, जीरो, दोनों की इलेक्ट्रिसिटी सेम है 2.1। तो यहाँ डिफरेंस कितना आ गया, जीरो। तो ये बॉन्ड कैसा है, नॉन पोलर। तो ये भी नॉन पोलर, तो ये भी नॉन पोलर। तो इन बॉन्ड्स की बेस से तो कोई पोलरिटी आएगी नहीं। तो बॉन्ड तो कैसे हैं, नॉन पोलर, मगर पूरा मॉलिक्यूल क्या है, पोलर है। बॉन्ड नॉन पोलर है मगर मॉलिक्यूल क्या है, पोलर। क्यों, जब बॉन्ड नॉन पोलर है तो कोई बॉन्ड की वजह से कोई पोलरिटी आ ना रही, तो पूरा मॉलिक्यूल पोलर कैसे हो गया, क्योंकि इस मॉलिक्यूल्स के अंदर अभी लोन पेयर और है, और इस लोन पेयर की एक मोमेंट आएगा। लोन पेयर का मोमेंटम यानी कि लोन पेयर की वजह से एक पोलरिटी आएगी, किधर, ये अपवर्ड, ठीक है। ये अपने फास्फोरस अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है किसी अनदर एटम को, तो उसकी पोलरिटी आएगी। तो लोन पेयर की जो पोलरिटी आएगी उसकी वजह से पूरा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो इस केस में बॉन्ड कैसे हैं, तो नॉन पोलर बॉन्ड्स हैं, मगर मॉलिक्यूल क्या हो गया, फिर भी पोलर हो गया। किसकी वजह से, लोन पेयर के मोमेंटम की वजह से या लोन पेयर की पोलरिटी की वजह से। नेक्स्ट देखिए, तो हम मैंने ये ऑर्डर, मैंने कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिखा है, ये मैं आपको कई बार लेक्चर में बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ क्योंकि जरूरत पड़ेगी इसकी। तो आपको ये थोड़ी सी सीक्वेंस ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर है, इलेक्ट्रिसिटी किस टाइप से किसकी कितनी होती है, तो इन एटमों की ध्यान रखना है। जैसे हम बात करें एफ की इलेक्ट्रिसिटी होती है 4, ओ की होती है 3.5, एन और सी एल की इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट सेम होती है, कितनी, 3, बी आर की होती है 2.8, और कार्बन सल्फर और आयोडीन इनकी इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट सेम होती है 2.5, और फास्फोरस और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रिसिटी है ऑलमोस्ट सेम होती है, कितनी, 2.1। याद कैसे रखेंगे इसे, एफ ओ एन, ये हो गया फोन, एफ ओ एन फोन, सी एल मीन्स करो, बी आर बकरा, और सी एस आई कसाई, सी एस आई ये हो गया कसाई, और पी एच पी मतलब पहलवान, एच मीन्स है। तो याद रख सकते हो इसे, फोन, करो, बकरा, कसाई, पहलवान है, ठीक है, और ये ध्यान रखना है। अब बात करें इलेक्ट्रोनिटी, देखिए सेम जो एटम है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। कब, अगर उनमें एस करैक्टर क्या हो जाए, डिफरेंट। जैसे ये कार्बन एटम है, मगर इस कार्बन की इलेक्ट्रिसिटी 3.25 है, इस कार्बन की इलेक्ट्रिसिटी 2.75 है, इस कार्बन की इलेक्ट्रिसिटी 2.5 है, जो मैंने यहाँ लिया था। तो ये जो लिए थे सिंगल बॉन्डेड थे, सिंगल बॉन्डेड मतलब sp3 हाइब्रिडाइज। तो अगर बात करें sp3 सिंगल बॉन्डेड कार्बन, या कह सकते हैं sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 2.5 होती है। मगर ये डबल बॉन्डेड कार्बन ले लूं, डबल बॉन्डेड कार्बन मतलब sp2 हाइब्रिडाइज, तो उसमें s करैक्टर थोड़ा सा बढ़ गया। यहाँ पे s करैक्टर होगा 25%, और इसमें देखूं s करैक्टर तो कितना होगा, 33%, और s करैक्टर बढ़ गया तो इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2.50 से कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2.75। और अगर बात करें इसमें क्या कर दें, अगर ट्रिपल बॉन्डेड कर दें, डबल बॉन्डेड से भी ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन कर दें, तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का मतलब sp, तो sp का मतलब s करैक्टर और बढ़ गया, कितना हो गया, 50%, और जैसे जैसे s करैक्टर बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती है, तो इसमें बढ़ के कितनी हो गई, 3.25। तो ये क्या है, इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जो सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन था, सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन, उससे भी ज्यादा हो गई किसकी, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की। तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होगी, सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन से भी ज्यादा हो जाती है, कितनी हो जाती है, 3.25, और सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन की कितनी है, 3। तो सिंगल बॉन्डेड कार्बन से ज्यादा डबल बॉन्डेड की, डबल बॉन्डेड कार्बन से ज्यादा ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की। क्लियर हो गए। तो सेम एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो सकती है अगर उनका एस करैक्टर क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए तो। और देखिए अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें शुरू करनी है, यहीं सब क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। कैसे कवर करना है, एक इफ सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर, अगर सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, एंड ऑल टर्मिनल एटम आर सेम, तब उस टाइप के मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। मतलब वो पूरा मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर। अगर हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें क्या है, सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर ना हो, और उस पर लगने वाले जितने भी टर्मिनल एटम है वो सब के सब क्या हो, सेम हो। अगर Cl है तो Cl ही हो, सारे हाइड्रोजन हो तो सारे हाइड्रोजन ही हो, तो उस केस में पूरे मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो। मतलब पूरा मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर। जैसे ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, CS2 है, BF3 है, CCl4 है, PCl5 है, SF6 है, IF7 है, B2H6 है, Al2Cl6 है। इन केस में क्या है, सेंट्रल एटम पे पहली बात तो किसी भी सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक। और दूसरी बात, इस पे लगने वाले दोनों एटम सेम, इस पे लगने वाले दोनों तीनों एटम सेम, फ्लोरीन, इस पे लगने वाले, इस सेंट्रल एटम पे लगने वाले चारों एटम सेम है, Cl। इस फास्फोरस पे लगने वाले पांचों के पांचों टर्मिनल एटम सेम है, इस सेंट्रल एटम पे लगने वाले ऑल टर्मिनल एटम सेम है, इस पे लगने वाले ऑल टर्मिनल एटम क्या है, सेम है, 7 के 7 F है,
ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ भी दो सेंट्रल एटम है और उन पर लगने वाले एटम बिल्कुल सेम है, दो सेंट्रल एटम है और उन पर लगने वाले एटम बिल्कुल सेम है, तो उस केस में क्या होगा, डायपोल मोमेंट जीरो होगा। तो पहली कंडीशन आ गई कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके सेंट्रल एटम पे लोन पेयर क्या हो, जीरो हो, और उस पर लगने वाले टर्मिनल एटम सबके सब क्या हो, सेम हो, तो उस केस में डायपोल मोमेंट 100% क्या होगा, जीरो होगा, मतलब मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लो, BeCl2, तो BeCl2 में क्या है, इस पे क्या है, कोई भी लोन पेयर होता नहीं, तो BeCl2 पे दो एटम है, इसकी शेप कैसी हो गई, लीनियर, मतलब हाइड्रोजन क्या होगी, sp। तो देखिए इसकी पोलैरिटी जाएगी इधर और इस बॉन्ड की पोलैरिटी जाएगी इधर, दोनों इक्वल होंगी पोलैरिटी और अपोजिट होंगी तो कैंसिल हो जाएंगी। सेम कहानी यहाँ, इसमें कोई भी सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर नहीं है और इस पर लगने वाले जो टर्मिनल एटम है बिल्कुल सेम है, तो शेप कैसी हो जाएगी, लीनियर। ये कौन सा केस हो गया, ये इस टाइप का केस हो गया AX2 वाला, सेंट्रल एटम हो और उस पर लगने वाले दो एटम हो और दोनों एटम कैसे हो, सेम, लोन पर क्या हो, जीरो। तो देखिए इसकी पोलैरिटी जाएगी इधर और इसकी पोलैरिटी जाएगी इधर, दोनों पोलैरिटी इक्वल है, अपोजिट है, तो नेट रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, जीरो। सेम कहानी CS2 में हो गया, इधर और इधर, तो किस टाइप का मॉलिक्यूल हो गया ये, AX2, मतलब सेंट्रल एटम पर लगने वाले एटम कितने हैं, दो हैं, दोनों एटम सेम है और लोन पेयर क्या है, जीरो है, और जीरो क्या है, लोन पेयर है, तो इसमें नेट डायपोल क्या रहा, जीरो। जैसे यहाँ देख लो, ये किस टाइप की एग्जांपल हो गए, जैसे AX3 हो, सेंट्रल एटम पे लगने वाले एटम तीन हो, तीनों एटम क्या हो, सेम हो, लोन पेयर क्या हो, जीरो हो। तो देखिए अब इसमें क्या होगा, इसका पोलैरिटी होगी ये इधर, F की इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है बोरोन से, इसकी पोलैरिटी होगी इधर और इसकी पोलैरिटी होगी इधर, ठीक है। तो तीन वेक्टर हो गए, किसी भी पॉइंट पे, ये वेक्टर थ्योरम आपने पढ़ा, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे अगर क्या है, किसी भी पॉइंट पे एन फोर्स एक्ट हो रहे हो, किसी भी पॉइंट पे एन फोर्स क्या हो रहे हो, एक्ट हो रहे हो, और इक्वल मैग्नीट्यूड के, किसी भी पॉइंट पे इक्वल मैग्नीट्यूड के एन फोर्स एक्ट हो रहे हो सिमेट्रिकली मतलब उनके बीच में जो एंगल है बिल्कुल एकदम सिमेट्रिकल हो, तो उस केस में रिजल्टेंट हमेशा क्या आता है, जीरो। तो देखिए इस बोरॉन पे कितने डायपोल लग रहे हैं, तीन, और तीनों डायपोल बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये भी BF का है, ये भी BF है और ये भी BF का है, तो जितना डायपोल ये उतना डायपोल ये उतना डायपोल ये, और ये एंगल भी 120, ये भी 120 120, तो एक बोरॉन पे सिमेट्रिकली कितने फोर्स लग रहे हैं, तीन डायपोल लग रहे हैं, तो तीनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, जीरो। सेम कहानी यहाँ हो गई, इसमें जितना डायपोल ये होगा उतना ये, तीनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिल्कुल सिमेट्रिकल लग रहे हैं किसी भी पॉइंट पर, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, जीरो। अगर नहीं समझ में आती तो ऐसे समझिए, मान लीजिए एक फोर्स ये हो गया म्यू, एक इसका डायपोल हो गया म्यू, एक इसका डायपोल हो गया म्यू, इनके बीच में कितना एंगल होगा, 360 को तीन एंगल में डिवाइड करें तो 120 120 120, तो अगर दो वेक्टर, यस, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो जरा, अभी इसको छोड़ देते हैं, दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हों और उनके बीच में एंगल कितना हो, ये 120 एंगल हो गया, दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हों और उनके बीच में एंगल 120 हो, तो रिजल्टेंट भी उन्हीं के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाएगा। अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हो तो जो उनका जो रिजल्टेंट है वो 2 टाइम्स आता है अगर एंगल क्या है, जीरो। अगर रूट 3 टाइम्स आता है अगर एंगल कितना है, 60, रूट 2 टाइम्स आता है अगर एंगल कितना है, 90, और रूट टाइम्स आता है, या कह सकते हैं 1 टाइम्स आता है, 1 टाइम्स आएगा अगर एंगल कितना है, 120। तो दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो उनका रिजल्टेंट उन्हीं के मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ गया, म्यू आ गया, और किधर आएगा, दोनों को बाइसेक्ट करते हुए, और ये जस्ट इसके क्या है, अपोजिट है, तो देखो इसको क्या कर देगा, कैंसिल, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा डाउनवर्ड वो इसको 100% क्या कर देगा, कैंसिल, इसलिए नेट रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, जीरो। तो आगे से इसको बात को चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर किसी भी पॉइंट पे ऑल फोर्स ऑल एटम सिमेट्रिकल, सारे के सारे एटम एक जैसे हैं, सारे के सारे एटम एक जैसे हैं और वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट है, रिजल्टेंट हमेशा क्या होना, जीरो। यह सीधी सी बात, मैंने मेन पॉइंट बता दिया, सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर कोई भी लोन पेयर ना हो, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर क्या हो, जीरो, और सेंट्रल एटम पे लगने वाले ऑल एटम क्या हो, सेम हो, तो हमेशा रिजल्टेंट जीरो होगा। तो ये किस टाइप के एग्जाम्पल हो गया, जैसे AX4, सेंट्रल एटम पे लगने वाले चार एटम है और चार एटम सेम हो, लोन पर क्या हो, जीरो, तो देखिए इनका रिजल्टेंट हमेशा क्या आएगा, निकल के जीरो। ये चार फोर्स लगेंगे, चारों फोर्स बिल्कुल सेम है, चारों का मैग्नीट्यूड सेम है और चारों बिल्कुल सिमेट्रिकल लग रहे होंगे, हर एक एंगल 3D में होंगे, एंगल हर एक कितना होगा, टेट्राहेड्रल शेप है ये, टेट्राहेड्रल मतलब जिसमें बोर्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट, तो बिल्कुल सिमेट्रिकल होंगे सब, तो सबका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, जीरो, आपस में कैंसिल होगा। सेम कहानी यहाँ, तो यहाँ भी आपस में सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या होगा, रिजल्टेंट जीरो होगा। तो एक ही बात ध्यान रखनी है, अगर लोन पेयर जीरो हो और सेंट्रल एटम पर लगने वाले ऑल एटम सेम हो तो रिजल्टेंट 100% क्या आएगा, जीरो, मतलब रिजल्टेंट नेट डायपोल मोमेंट हमेशा क्या आएगा, जीरो। सेम कहानी यहाँ देख लें, इस केस में ये तो हमें पता ही है जीरो आएगा, मगर ये थोड़ा बता रहा हूं क्यों होगा जीरो। जैसे इसमें क्या कर लें, ये किस टाइप का कंपाउंड है, ये है AX5, सेंट्रल एटम पे कितने एटम लग रहे हो, 5। जब AX5 हो तो हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp3d होती है,
sp3d का मतलब होता है ट्रायंगुलर प्लेनर। एक पांच, जब भी 5 बॉन्ड हो जाए तो क्या आएंगे, 3 तो आ जाएंगे प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, तो ये देखिए ये तीनों ये आपस में 120 120 120 पे, तो जितना डायपोल इसका उतना इसका उतना इसका, ये तीनों आपस में मिलके क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और ये अप वाला डाउन वाले को क्या कर देगा, कैंसिल। जितना पोलैरिटी इसकी जाएगी ऊपर उतनी इसकी पोलैरिटी जाएगी डाउनवर्ड, और आपस में क्या हो जाएंगी, ये कैंसिल। और ये तीनों मिलकर आपस में कैंसिल कर देंगे। तो प्लेन पे जो 3 लगे होंगे, ट्रायंगल बना रहे होंगे, ये आपस में कैंसिल करेंगे, अप डाउन वाले को कैंसिल कर देगा। सेम कहानी यहाँ, ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया, AX6 का। कौन सा एग्जाम्पल है ये, AX6, और लोन पर क्या हो 0, तो इसमें हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp3d2, मतलब 6 बॉन्ड है। 6 बॉन्ड का मतलब जब भी 4 से ज्यादा बॉन्ड हो जाते हैं तो 2 बॉन्ड तो ऊपर और नीचे लगेंगे, यानी कि अप और डाउन, यानी कि प्लेन के एक अप और एक प्लेन के डाउन, यानी कि एक अप द पेपर एक डाउन द पेपर, और बाकी रिमेनिंग बचे 4 वो कहाँ जाएंगे, प्लेन में। तो वो क्या बना देंगे, पेपर के प्लेन में आगे क्या बना देंगे, स्क्वायर। तो देखिए इसका डायपोल जितना इधर होगा उतना इधर, या तो ऐसे कह लो ये चारों बॉन्ड एक जैसे हैं और एक पॉइंट पर सिमेट्रिकल लग रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या होना है, बिल्कुल 0। और अप वाला बिल्कुल डाउन वाले को क्या कर देगा, 0। ये ऐसे कह लो लेफ्ट इसको कैंसिल, ये इसको कैंसिल, आगे बस सुनिए, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये उधर डायपोल, इसका डायपोल इधर तो कैंसिल, इसका डायपोल अप इसका डायपोल नीचे, तो आपस में कैंसिल, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, अपोजिट है। सेम कहानी है। तो ये क्या है, देखिए ये किसका एग्जाम्पल हो गया, जब सेंट्रल एटम पे कितने एटम लग रहे हो, 7। 7 का मतलब क्या है, 2 बॉन्ड तो अप और डाउन लगेंगे, बाकी क्या बनाएंगे, पेंटागन। तो ये पांचों बॉन्ड बिल्कुल सिमेट्रिकली लग रहे हैं, तो इन पांचों का रिजल्टेंट मिलके क्या हो जाएगा, 0। और जो अप लगेगा वो डाउन वाले को क्या कर देगा, 0। तो नेट रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 0 आएगा, यानी कि नेट डायपोल क्या आ जाएगा, 0। क्लियर होगी बात। बस कंडीशन यही है कि सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर ना हो और उस पर लगने वाले ऑल एटम क्या हो, सेम। एक भी एटम चेंज कर दिया तो डायपोल चेंज हो जाएगा, तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी, फिर ये आपस में कैंसिल आउट नहीं होंगे। जैसे बेंजीन C6H, ये क्या है, C6H6 है, बेंजीन है। तो बेंजीन का नेट डायपोल, इसमें अगर हम बात करें तो ये बॉन्ड है, अगर मान लीजिए कार्बन है डबल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड कार्बन की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन से ज्यादा होगी, तो इसका डायपोल इधर, इसका डायपोल इधर, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। सेम कहानी, इसका डायपोल इधर तो इसका डायपोल इधर, और ये दोनों इक्वल होंगे, अपोजिट होंगे, कैंसिल। इसका डायपोल इधर होगा तो उसका डायपोल इधर आएगा, तो आपस में इक्वल और कैंसिल हो जाएंगे। कार्बन कार्बन की बात कर लें यहाँ, तो ये भी क्या है, ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो दोनों की इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, सेम। और जब इलेक्ट्रिसिटी सेम होगी तो आपस में कोई पोलैरिटी जनरेट होगी नहीं। सेम कहानी ये इनऑर्गेनिक बेंजीन है। इनऑर्गेनिक बेंजीन में भी देखिए आपस में सब क्या है, ये हमें देखने में बॉन्ड इसमें कैसे लग रहे हैं, बॉन्ड तो इसके अंदर ये पोलर है, बॉन्ड पोलर है, मगर नेट डायपोल इसका भी क्या आएगा, एकदम 0 आएगा, बिल्कुल एकदम सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है। अगर बोरॉन भी है तो ऑल्टरनेट, BN ऑल्टरनेट है, सब आपस में रिजल्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मिलके 0 हो जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं। देखिए एक मान लीजिए बॉन्ड ये लग रहा है, एक ये लग रहा है, एक ये लग रहा है, अगर मैं थोड़ा सा इसको यहाँ अरेंज करके दिखाऊं, देखिए एक तो ये लगा ऊपर, एक लगा कहीं ये इधर, और एक लगा कहीं ये इधर। अगर हम बात करेंगे इसकी, एक तो हो गया इधर, एक हो गया इधर, एक मिनट, अगर हम बात करेंगे इनके रिजल्टेंट की, जैसे अगर हम बात करें एक ये बी गया, एक ये बी गया, तो इनका रिजल्टेंट आपस में मतलब कहने का है कि सिमेट्रिकली नेट डायपोल इसका क्या आएगा, 0, बिल्कुल एकदम ऑल्टरनेट, ये सिमेट्रिकल है। सेम कहानी यहाँ हो जाएगी। अगर हम बात करेंगे जैसे इनकी बात, ये अप डाउन होते हैं, ये प्लेन के अप डाउन होते हैं, और ये प्लेन में होते हैं चारों बॉन्ड, तो जैसी पोलैरिटी इधर से आएगी वैसी इधर से आएगी। आप सोच लें, अरेंज कर लें कि ऐसी इधर से उधर से, नहीं भी आप सोच पाए तो समझ लीजिए अगर सिमेट्रिकल है और लोन पेयर कोई भी नहीं है और उस पर लगने वाले एटम सब एकदम सेम है, तो क्या होगा, रिजल्टेंट 0 होगा। बहुत ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, जो फंडा बता दिया, तो आप सोचोगे भी ज्यादा तो निकल के 0 ही आएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट समझ गए डायपोल मोमेंट कैलकुलेशन करने के लिए, कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसका सेंट्रल एटम पे लोन पेयर 0 हो और उस पर लगने वाले ऑल एटम क्या हो, सेम हो, तो हमेशा डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। चलिए बात करें, इफ मॉलिक्यूल हैज वी शेप या टी शेप। अगर मॉलिक्यूल की शेप वी शेप है या टी शेप है तो वो कभी सिमेट्रिकल शेप नहीं होती। सिमेट्रिकल शेप नहीं होगी तो उसका कभी भी डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, चाहे एटम सेम हो चाहे डिफरेंट हो। तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, जो तो वी शेप हो या टी शेप हो या पिरामिडल हो। तो ये ध्यान रखना है, वेंट शेप, पिरामिडल शेप, और वेंट शेप, टी शेप और पिरामिडल शेप। वेंट या वी शेप का हो, वी शेप है, टी शेप है और पिरामिडल शेप है, उस केस में डायपोल मोमेंट कभी भी 0 नहीं होगा, चाहे सेंट्रल एटम पर लगने वाले एटम भी सेम क्यों ना हो। ठीक है, क्योंकि ये कभी भी आपस में कैंसिल आउट नहीं होते। समझिए कैसे,
जैसे एग्जाम्पल है SO2 है, H2S है, SF2 है, NS3 है, ClF3 है या PF3 है, BrF3, ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं। चलिए बात करें, जैसे हम बात कर लें वाटर की, तो वाटर में अगर हम बात करें तो वाटर में हाइड्रेशन कितनी आती है, इस ऑक्सीजन की एटम की अगर हाइड्रेशन निकालूं तो sp3 आती है, 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर। हाइब्रिडेशन आती है sp3 और लोन पर आते हैं 2। sp3 की शेप होती है टेट्राहेड्रल, मगर जैसे ही 2 लोन पर आएंगे तो 2 बॉन्ड हट जाते हैं और शेप कैसी रह जाती है, वैन या वी शेप कह सकते हैं इसे। तो कैसी शेप रह गई है, वी शेप रह गई। तो इसमें अगर रिजल्टेंट की बात करें तो देखिए, अगर हम बात करें ओ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है हाइड्रोजन से, तो इसकी पोलैरिटी जाएगी इधर, ऐसी इस बॉन्ड की पोलैरिटी जाएगी इधर, ठीक है। और बात करें लोन पेयर, तो लोन पेयर की पोलैरिटी जाएगी इधर, इस लोन पेयर की पोलैरिटी जाएगी इधर। तो ये दोनों मिलके अगर हम बात करें, इस दोनों मिलके एक पोलैरिटी जाएगी इधर, इन दोनों की देखियो पोलैरिटी, दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, तो इन दोनों का एक रिजल्टेंट जाएगा इधर। तो इन दोनों का एक रिजल्टेंट इधर आ गया, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ गया, तो इन दोनों का भी रिजल्टेंट एक कहीं आ जाएगा, ठीक है। तो इस कहने का मतलब है कि कहीं से कहीं तक भी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होने वाला। सेम कहानी बिल्कुल इसमें कि इसका डायपोल इधर, लोन पेयर का उधर, इसका डायपोल भी इधर और लोन पेयर का भी उधर, तो ये दोनों आपस में जुड़ के एक इधर जाएगा रिजल्टेंट, ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों जुड़ के एक बड़ा होगा और इसका रिजल्टेंट इधर। तो एक फाइनल डायपोल ये निकलेगा, एक फाइनल डायपोल ये निकलेगा, तो आपस में कैंसिल तो होंगे नहीं। इक्वल होते और अपोजिट होते तो कैंसिल होते। ये इक्वल हैं कि नहीं वो बात छोड़िए आप, ये अपोजिट नहीं है बिल्कुल। क्या इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, देखिए कोई वी शेप का बन रहा है, तो इस टाइप की फॉर्म बनेगी, एक डायपोल इधर एक डायपोल इधर, तो रिजल्टेंट इनका कहाँ जाएगा, कहीं ऊपर जाएगा, तो वो जीरो नहीं होने वाला। आ रही बात समझ में कि नहीं। सेम कहानी यहाँ हो जाएगी, ईथर हो गया कोई, सेम कहानी इसमें हो जाएगी, क्लियर होगी। तो कैसी शेप है, वैन शेप। तो वैन शेप कब कब आ सकती है, वैन शेप एक तो जब आ सकती है जब हाइब्रिडेशन sp3 हो। देखिए वैन शेप एक तो कब आ सकती है, जब हाइब्रिडेशन sp3 हो, लोन पर कितने हो 2, तब वैन शेप आ जाती है, यानी कि उस केस में डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। दूसरी देखिए, ये क्या है, अगर हम बात करें इसकी हाइब्रिडेशन कितनी है, sp3 है, वो sp2, इसकी हाइब्रिडेशन कितनी है, sp2, सिग्मा सिग्मा और एक लोन पेयर, 2 सिग्मा और एक लोन पेयर, इसका मतलब हो गया सम हो गया 3, 3 का मतलब sp2 मतलब 3, 3 का मतलब ट्रायंगल, तो एक ट्रायंगुलर प्लेनर बनेगा, मगर इस पे एक लोन पेयर आ गया तो एक बॉन्ड हट जाता है, एक बॉन्ड हट जाएगा और कैसी शेप रह जाएगी, वैन शेप, वी शेप। तो इस दूसरा एग्जाम्पल कौन सा हो गया जी, जब हाइब्रिडेशन कितनी हो, sp2 हो और लोन पेयर कितना हो जाए, एक लोन पेयर हो जाए, तो उस केस में भी शेप कैसे मिलेगी, वैन। क्लियर होगी बात। तो इस केस में भी नेट डायपोल जीरो नहीं होगा। देखिए अगर मैं बात करूं, इसका डायपोल इधर, इस बॉन्ड का डायपोल इधर, इन दोनों का एक रिजल्टेंट निकलेगा ये, और इसका लोन पेयर का डायपोल होगा ये, मगर ये डायपोल होगा किसका, लोन पेयर का, और ये डायपोल होगा बॉन्ड पेयर का। लोन पेयर बॉन्ड पेयर के डायपोल इक्वल नहीं होते, ये अपोजिट तो है मगर इक्वल नहीं है, और जब इक्वल नहीं है तो आपस में कैंसिल नहीं होंगे, एक नेट रिजल्टेंट बच जाएगा किधर, लोन पेयर की तरफ। अगली बात समझ में, सेम कहानी यहाँ हो जाएगी। ये कौन सी कंडीशन हो गई, जब ये क्या हो गया, पिरामिडल शेप हो गई। पिरामिडल कब आएगी इसमें, हाइब्रिडेशन पिरामिडल, देखिए पिरामिडल शेप कब आ रही है, जब हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है, लोन पर कितना हो जाए 1, क्योंकि sp3 की शेप होती है टेट्राहेड्रल, मगर एक लोन पर आते ही क्या बच जाएगा, एक लोन पर आते ही क्या हो जाएगा, एक लोन पर आते ही इस पे क्या बन जाएगा, ये पिरामिडल शेप हो जाएगी, एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों का, इसका डायपोल इधर, इसका डायपोल इधर, इसकी डायपोल पोलैरिटी इधर, क्योंकि n की इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो इन तीनों की पोलैरिटी निकलेगी एक, कैसे देखो ट्रायंगल होगा ये, पेंटागन 3D जान रहे हो, ये होगा ये होगा, ये इसके पीछे झोपड़ी सी बनेगी एक ट्रायंगल के ऊपर, तीनों का रिजल्टेंट जाएगा, एक ये बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर का आएगा ये, तो इसका लोन पेयर का ये, तो दोनों आपस में, ये लोन पेयर का और ये बॉन्ड पेयर का रिजल्टेंट, इन दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो क्या होगा, नेट डायपोल जीरो नहीं आने वाला। सेम कहानी यहाँ पे होगी, इन तीनों का बॉन्ड की पोलैरिटी कहाँ होगी, अप, तो इन तीनों बॉन्ड का एक रिजल्टेंट आएगा अप, और एक ये लोन पेयर का होगा अप, तो दोनों अप अप हो गए तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, मतलब कुल मिला के जीरो नहीं होंगे, ठीक है। इस केस में अब n से जुड़ने वाला आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो गए, देखिए उल्टा करते हैं हम इसको, अगर मैं क्या करूं, f की इलेक्ट्रिसिटी p से ज़्यादा है तो मैं उल्टा लगा लूँ, ये डायपोल आपके इधर आएगा, तो बॉन्ड पेयर का ये तीनों के डायपोल मोमेंट नीचे, इन तीनों का एक रिजल्टेंट जाएगा डाउन, इन बॉन्ड पेयर का डायपोल आपके नीचे जाएगा, और ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, किसका, लोन पेयर का। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ये इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, और इक्वल नहीं होंगे तो क्या होगा, एक रिजल्टेंट क्या है, जीरो नहीं होने वाला, इसका जो रिजल्टेंट है वो जीरो नहीं होने वाला है। सेम कहानी यहाँ पे, f की इलेक्ट्रिसिटी n से ज़्यादा है तो इनका डायपोल आएगा डाउन, इन तीनों का एक रिजल्टेंट जाएगा जी नीचे, इन तीनों का एक रिजल्टेंट नीचे,
इस लोन पेयर का होगा ऊपर तो ये जाएगा, लोन पेयर का डायपोल ज्यादा होगा बॉन्ड पेयर से, ठीक है। तो ये कभी भी आपस में कैंसिल होकर जीरो नहीं होने वाले, ध्यान रखना है इसको। तो ये इसका नेट डायपोल कभी भी जीरो नहीं होने वाला। तो ध्यान रखना, अगर वेंट शेप आ जाए या पिरामिडल शेप आ जाए या टी शेप का एग्जाम्पल ले लो। टी शेप कब आती है? जब हाइब्रिडेशन कितनी हो जाए, sp3d, और लोन पेयर कितने आ जाते हैं, लोन पेयर कितने हो जाते हैं, टू लोन पेयर हो जाते हैं, तो टी शेप हो जाती है। वेस्पर्स थ्योरी में मैंने आपको सब पढ़ा रखा है। देखिए sp3d की शेप क्या होती है, sp3d मतलब 5, 5 का मतलब पेंटागन, 5 का मतलब 5 बॉन्ड हो गए, sp3d का मतलब 5 बॉन्ड, 5 बॉन्ड का मतलब मैंने आपको बता रखा है वेस्पर्स थ्योरी में, जब भी 4 से ज्यादा बॉन्ड हो जाए तो एक ही तरीके से स्ट्रक्चर ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं, 2 बॉन्ड तो अप और डाउन, कॉपी के प्लेन के, एक ऊपर एक नीचे, तो 2 तो हो गए एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, बाकी बचे जितने भी बॉन्ड है वो सब प्लेन में रख दो। तो टोटल 5 थे, 2 तो चले गए अप डाउन, बचे 3, 3 क्या बना देंगे, ट्रायंगल। और मैंने आपको बताया था कि ट्रीगोनल बाय, ये क्या बन गया, ट्रीगोनल बाइपिरामिडल बन गया। और ट्रीगोनल बाइपिरामिडल में जब भी लोन पेयर या मल्टीपल बॉन्ड आते हैं तो कहां जाते हैं, ट्रायंगल की वर्टेक्स पे। तो अगर लोन कितने लोन पर आ जाए, 2, तो वो कहां चले जाएंगे, ट्रायंगल की वर्टेक्स पे। और ट्रायंगल की वर्टेक्स पे लोन पर आएंगे तो बॉन्ड ये खत्म हो जाएंगे। या कह सकते हैं, ये देखिए इसका डायपोल इससे कैंसिल, अब अप वाले का डाउन वाले से कैंसिल, मगर ये तीनों मिलकर आपस में कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि अब तीनों सेम नहीं रहे। ट्रायंगल पे अगर तीनों एफ 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 होते तो तीनों आपस में क्या हो जाते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, नेट रिजल्टेंट क्या आता है, जीरो। मगर अब ट्रायंगल का जो डायपोल है वो जीरो नहीं आएगा क्योंकि 2 लोन पेयर है और एक एफ है। तो इस ट्रायंगल पे जो बेस है ये, इसका डायपोल नेट रिजल्टेंट जीरो नहीं होने वाला, तो पूरे मॉलिक्यूल का भी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होने वाला। क्लियर? जैसे और एग्जाम्पल ले लो, Br F3, तो ट्रायंगल शेप, यही तो ट्रायंगल शेप तो होती है, लोन पेयर बॉन्ड बनाते नहीं तो आप ऐसे दिखा सकते हो। और ये लोन पेयर बॉन्ड को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, थोड़ा सा बैंड कर देंगे, और बैंड कर देंगे तो अब इनके डायपोल भी आपस में कैंसिल नहीं होंगे। जो हमें लग रहा है ना कि इनके डायपोल आपस में कैंसिल होंगे, कैंसिल तो तभी थे, देखिए 2 बॉन्ड आपस में कैंसिल कब हो सकते हैं, जब दोनों इक्वल हो, अपोजिट हो। यहां जितना डायपोल इसका था उतना डायपोल इसका था, ऐसे जितना डायपोल इस एफ का होगा उतना इस एफ का होगा, मगर अब ये रियल में इक्वल नहीं होंगे क्योंकि इसने क्या कर दिया होगा, टी शेप जो बनती है वो कैसी होती है, थोड़ी बैंड टी शेप होती है, क्योंकि लोन पर इन बॉन्ड को क्या कर देते हैं, थोड़ा रिपेल कर देंगे। तो इसका डायपोल इधर जाएगा, इसका डायपोल इधर जाएगा, तो ये आपस में इक्वल तो है मगर अपोजिट नहीं है। इनके बीच में एंगल 180 नहीं, 180 से थोड़ा कम रह जाएगा क्योंकि लोन पर इन्हें झुका देगा इधर। तो कुल मिला, चलिए यहां भी जीरो नहीं होगा। दूसरी बात, ये ट्रायंगल मिला के, ये ट्रायंगल पे क्या है, एक एफ है, 2 लोन पेयर है, तो इनका डायपोल आपस में कैंसिल नहीं होने वाला। इसका डायपोल इधर होगा बॉन्ड पेयर का, इस वाले लोन पेयर का डायपोल इधर, इस वाले लोन पेयर का डायपोल इधर, और ये लोन पेयर का, इनका रिजल्टेंट ये जाएगा इन 2 लोन पेयर का। तो ये लोन पेयर का डायपोल होगा और ये बॉन्ड पेयर का, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का भी आपस में कैंसिल नहीं होंगे, तो इसका भी रिजल्टेंट कभी जीरो नहीं होने वाला। तो ये आगे से चेक करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको फंडा बता दिया कि वी शेप होगी या टी शेप होगी या पिरामिडल शेप होगी, उसमें एटम सेम हो या डिफरेंट हो, कभी भी उस केस में क्या होगा, कभी भी उस केस में लोन पेयर जीरो नहीं हो सकता। क्लियर हो गई बात? या एक और बात ध्यान रख सकते हैं, अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर आ रहा है, लोन पेयर अगर सेंट्रल एटम पे आ रहा है तो डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, मगर कुछ केस होते हैं उसमें जिसमें जीरो हो जाता है। तो इसलिए ये बात कहना गलत है, वो ज्यादा सही है कि अगर वी शेप है, टी शेप है और पिरामिडल शेप है तो उस केस में 100% डायपोल मोमेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा, मतलब मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर। तीसरा पॉइंट, इफ सेंट्रल एटम हैज ओनली 1 लोन पेयर, हाँ अगर सेंट्रल एटम पे केवल एक ही लोन पेयर हो तो क्या होगा, एक लोन पेयर है तो लोन पेयर का डायपोल मोमेंट कभी बॉन्ड पेयर से कैंसिल नहीं होने वाला। भाई एक लोन पेयर है तो बाकी बॉन्ड पेयर होंगे, और बॉन्ड पेयर कभी भी लोन पेयर को मिलकर ढा नहीं सकते, काट नहीं सकते, क्योंकि लोन पेयर की पोलैरिटी बहुत ज्यादा होती है बॉन्ड पेयर से। तो इसका डायपोल मोमेंट कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता ऐसे मॉलिक्यूल का जिसके सेंट्रल एटम पे क्या आ जाए, एक लोन पेयर आ जाए। तो उस केस में डायपोल मोमेंट क्या होगा, नॉन जीरो, मतलब वो पोलर मॉलिक्यूल होगा हमेशा। क्लियर होगी बात? तो तीसरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया, अगर सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर, एक से ज्यादा लोन पेयर आ जाए तो हो सकता है जीरो हो जाए, क्योंकि दोनों लोन पेयर ऐसे अरेंजमेंट हो जाए कि आपस में अपोजिट हो जाए, तो कैंसिल कर देंगे लोन पेयर आपस में। भाई अगर 2 लोन पेयर होंगे तो दोनों लोन पेयर के आपस में झगड़ा करा दें तो आपस में एक दूसरे को मार सकते हैं, मगर एक ही लोन पेयर है तो इसकी लड़ाई किसी से भी कराओगे बॉन्ड पेयर ही मिलेगा, बॉन्ड पेयर को तो मार ही देगा, तो उस केस में डायपोल मोमेंट कभी जीरो नहीं होगा। तो जैसे एग्जाम्पल है, XCF6 है, SF4 है, PCl3 है, TCl4 है, NF3 है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनके सेंट्रल एटम पे सिर्फ एक लोन पर आता है। देखिए तो आप चेक कर लो, अगर जिसमें भी एक लोन पर आ गया तो समझ लो एकदम से क्या रख देंगे, इसे क्या रख देंगे, अगर सेंट्रल एटम पे नंबर ऑफ लोन पेयर 1 आ गया तो बात खत्म। जैसे इसमें निकालें, इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8,
8 में से कितने कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, सेंट्रल एटम पे 6 एटम है तो 6 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, तो 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिनोन के 8, तो इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन तो चले गए सिग्मा बॉन्ड बनाने में, बचे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लोन पर, इस पे एक लोन पर आ रहा है तो इसका मतलब इसका डायपोल मोमेंट कभी जीरो नहीं हो सकता। यहाँ देखिए सल्फर के बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, और 6 का मतलब अगर देखें तो 4 क्या होंगे, सेंट्रल एटम पे कितने एटम अटैच हैं, 6, तो 6 तो वो 4 एटम अटैच है तो 4 तो हो गए सिग्मा बॉन्ड, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो चले गए सिग्मा बॉन्ड बनाने में, कितने इलेक्ट्रॉन थे 6, तो 2 बचे, 2 का मतलब एक लोन पर, और एक लोन पर आ गया तो इसका भी डायपोल कभी जीरो नहीं होगा। ये देखिए PCl3, पी के बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, 5 में से 3 चले गए होंगे सिग्मा बॉन्ड बनाने में, तो कितने बचे 2, 2 का मतलब क्या हो गया एक लोन पर, एक लोन पर आ गया तो ये कभी भी क्या होगा, इसका डायपोल मोमेंट कभी भी जीरो नहीं होगा, मतलब ये क्या है, ये पोलर मॉलिक्यूल होगा। Te न्यूज किसका है, ओनु सोनू से टीपो 16 ग्रुप का एलिमेंट है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6, 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो चले गए सिग्मा बॉन्ड बनाने में टर्मिनल एटम के साथ, तो बचे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लोन पर, और एक लोन पर आ गया तो कैसा होगा पोलर मॉलिक्यूल, डायपोल मोमेंट कभी जीरो नहीं हो सकता। सेम कहानी यहाँ हो गई, एन पे एक लोन पर होता ही है, ठीक है। तो ये देखिए, तो यहाँ देख लें, अगर बात कर लें इसकी, तो इसमें क्या होगा, इसकी हाइब्रिडेशन sp3d2 होती है, हाइब्रिडेशन होगी इसकी sp3d2, मगर एक लोन पर आ जाता है। sp3d की शेप होती है स्क्वायर बाय पिरामिडल, वो sp3d3, इसकी शेप होगी sp3d3, और sp3d3 की शेप होती है 5, इसमें कितने और बॉन्ड्स बन रहे हैं 7, 7 का मतलब 2 ऊपर नीचे और बचे 5 हो जाएंगे प्लेन में, तो ये बनाता पेंटागोनल बाय पिरामिडल, मगर एक लोन पर आ गया तो बॉन्ड कितने रह जाते हैं 6, और 6 बॉन्ड होते ही तुरंत क्या कर लेता है ये स्क्वायर बाय पिरामिडल, मतलब ऑक्टाहेड्रल शेप, मगर जो एक लोन पर बचा वो लोन पर तो कहीं ना कहीं लगेगा, तो ये जो ऑक्टाहेड्रल होता है रियल में और सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल नहीं, डिस्ट्रॉयड ऑक्टाहेड्रल होगा, क्योंकि कोई ना कोई एक जो लोन पर होता है वो कहीं ना कहीं लगेगा, जहां भी ये लोन पर लगेगा तो इनके एंगल को घटा बढ़ा देगा, जिस साइड में लगेगा उस साइड के एंगल को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, दूसरी साइड को घटा देगा, और जब एंगल घट बढ़ जाएंगे तो ये एफ एफ आपस में कैंसिल नहीं होंगे, क्योंकि ये डिस्टॉर्ड होगा, इसके जो एंगल है वो सब सिमेट्रिकल नहीं होंगे। अगर सिमेट्रिकल स्क्वायर बाय पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल होता तो हर एक एंगल 90-90 होते, तो इसका डायपोल इससे कैंसिल, इसका डायपोल इससे कैंसिल, ये छोड़िए, मान लीजिए इनका डायपोल आपस में कैंसिल भी हो जाए, एफ का एफ से, इस वाले एफ का इससे, और इस वाले इसका इससे, तो इस लोन पेयर का डायपोल किससे कैंसिल करोगे, आगे बात समझ में नहीं, तो इसका रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं होने वाला डायपोल का। सेम कहानी यहाँ SF4 की हाइब्रिडेशन आती है sp3d की शेप होती है ट्रिगोनल बाय पिरामिडल, मगर एक लोन पर आएगा तो एक लोन पर लग गया, लोन पर कहां जाते हैं इसमें, ट्रायंगल के वर्टेक्स पे, और एक लोन पर है तो उधर रख दो जिधर ट्रायंगल का एक वर्टेक्स है, 2 लोन पर होते हैं तो उधर रख देता जहां ट्रायंगल के 2 वर्टेक्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये लोन पर थी तो बॉन्ड बनाएगा नहीं, ये कह लो देखिए इसका डायपोल आपस में कैंसिल हो जाए, मगर ये तीनों जो ट्रायंगल पे है, ट्रायंगल पे 2 तो एफ हो जाएंगे और एक लोन पर होंगे, तो इनका डायपोल कभी आपस में कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रायंगल का जो ट्रायंगल सिमेट्रिकल नहीं आ रहा, इस पे 2 एफ आ रहे हैं और एक लोन पर आ रहा। ये वैसे भी इस लोन पर बॉन्ड बनाएगा नहीं, और ये लोन पर इन बॉन्ड को क्या कर देता है, रिपेल कर देता है, इनको थोड़ा सा झुका देगा, रियल में कौन सी फॉर्म बन जाती है, सीसा फॉर्म। अगर इसकी देख लो, इसमें भी सेम कहानी वही है, हाइब्रिडेशन sp3d है, लोन पर एक है तो शीशा फॉर्म बन जाती है, ये बॉन्ड हट जाएगा, ये इनको थोड़ा सा रिपेल कर देता है, तो एक ऐसी फॉर्म होती है, इसे बोलते हैं शीशो, जैसे बच्चे बैठ के झूलते हैं स्कूल में, तो इनका भी आपस में, ये जो आपस में आपको इक्वल और अपोजिट दिखाई रहे हैं, तो ये रियल में अपोजिट नहीं होंगे, क्योंकि ये लोन पर इनको रिपेल करके एंगल इनका चेंज कर देगा, तो ये कहने का मतलब है नए डायपोल जीरो नहीं होगा। चलिए बॉन्ड आपस में कैंसिल भी हो जाए तो लोन पेयर के डायपोल को कौन कैंसिल करेगा, आगे बात समझ में नहीं, ये तो अनसिमेट्रिकल कर देगा पूरे मॉलिक्यूल को, तो इसलिए डायपोल कभी भी जीरो नहीं होने वाला। देखिए प्रॉब्लम आ गई इसी की, तो इंतजार बहुत देर से कर रहे थे, है ना। चलिए मैंने आपको प्रॉब्लम कराने से पहले पॉइंट बता दूं, 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। 3 पॉइंट क्या हैं, 3 पॉइंट अभी तक मैंने बताया डायपोल को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर मॉलिक्यूल्स का जो सेंट्रल एटम है, मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम पे अगर कोई भी लोन पेयर नहीं है और उस पर लगने वाले ऑल टर्मिनल एटम सेम है, तो डायपोल मोमेंट हमेशा जीरो होगा, मतलब मॉलिक्यूल हमेशा नॉन पोलर होगा। दूसरी कंडीशन, अगर सेंट्रल एटम के मॉलिक्यूल के अगर सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर है, मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर है, तो हमेशा क्या होगा, डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा, कभी भी डायपोल मोमेंट जीरो हो ही नहीं सकता अगर मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर आ गया तो, चाहे एटम उस पर जुड़ने वाले सेम हो चाहे डिफरेंट हो। क्लियर होगी बात। तीसरा पॉइंट, अगर मॉलिक्यूल की शेप वैन शेप हो, टी शेप हो और पिरामिडल शेप हो,
तो उस केस में भी कभी भी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं हो सकता, मतलब मॉलिक्यूल हमेशा पोलर होगा, चाहे उस पर लगने सेंट्रल एटम पर लगने वाले एटम टर्मिनल एटम सेम हो या डिफरेंट हो। क्लियर हो गई बात? ये 3 पॉइंट मैंने अभी आपको बताए। देखिए जी, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज नॉन पोलर, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब जिसका डायपोल मोमेंट जीरो ना हो। तो अगर हम बात करें, देखिए ये क्या है, ईथर। तो ईथर के बारे में मैं बता चुका हूं, इसके सेंट्रल, ये ओ सेंट्रल एटम है और इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर। हाइब्रिडेशन हो गई sp3 और sp3 हाइब्रिडेशन हो गई, तो लोन पेयर और 2 लोन पेयर हो गए। तो इसकी शेप लीनियर नहीं होगी। अगर इसकी शेप लीनियर होती तो जितना डायपोल इसका होता उतना डायपोल इसका होता, इक्वल और अपोजिट आपस में कैंसिल हो जाते। मगर इसकी शेप लीनियर नहीं है, कैसी है, वेंट है। वेंट क्यों है, क्योंकि इसकी हाइब्रिडेशन sp3 और लोन पेयर 2। जब भी हाइब्रिडेशन sp3 और लोन पेयर 2 हो जाए तो शेप क्या हो जाती है, वेंट। कैसे, sp3 की शेप होती है टेट्राहेड्रल 0 लोन पेयर पे, 1 लोन पर आ जाए तो पिरामिडल और 2 लोन पर आ जाए तो कैसी हो जाती है, वेंट शेप, वी शेप। तो वी शेप हो गई तो डायपोल कभी जीरो होगा ही नहीं, अभी मैंने बताया है, आगे से चेक करने की जरूरत नहीं। अगर वेंट शेप आ गई है तो इसका डायपोल देख, वो तो मैं बता चुका हूं कि इसका आपस में कभी कैंसिल नहीं होने वाला। बात कर लें इसकी SO2Cl2। थोड़ा सा तुम्हें धोखा देने के लिए एग्जामिनर चलाने के लिए ऐसे भी दे सकता है कि S डबल बॉन्डेड O और सिंगल बॉन्डेड Cl। तो आप सोचोगे कि तो बिल्कुल एकदम बढ़िया, जितना O इधर से उतना O इधर से आपस में कैंसिल, जितना Cl ऊपर उतना Cl नीचे आपस में कैंसिल। ठीक है, तो आप ये सोचोगे, तो इसका नेट डायपोल आप सोचोगे जीरो हो गया। जीरो हो गया तो क्या हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया। नॉन पोलर मॉलिक्यूल मतलब जिसका नेट डायपोल क्या हो जाए, जीरो। चलिए, तो इसका नेट डायपोल हमें देखने में जीरो लग रहा है मगर जीरो नहीं है। रियल में क्या है, जो आपको वो कहे एग्जामिनर, जो कहे, जो दिखाए, आपको एग्जामिनर दिखाना चाह रहा है कि इसके स्ट्रक्चर बिल्कुल स्क्वायर दिखाना चाह रहा है, मगर स्क्वायर स्ट्रक्चर नहीं पकड़ना। आप उसकी जो वो आपसे कहे उसका भरोसा मत करना। आप समझ रहे कि नहीं, जो भी वो आपसे सीधा सीधा कहे उसकी बात पे भरोसा मत करना, अपना देखना। इसके सेंट्रल एटम को पकड़िए, सेंट्रल एटम की हाइब्रिडेशन सिग्मा 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 सिग्मा, 4 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर कोई है नहीं, तो 4 सिग्मा का मतलब sp3 और sp3 का मतलब शेप कभी भी 2D होती नहीं, 3D होगी। तो किस में चला जाएगा, टेट्राहेड्रल में। और टेट्राहेड्रल ये कैसा एटम हो गया, ये ऐसा ये यहां भी पता कर सकते हैं, ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं, और जब लोन पेयर कोई नहीं तो इसका डायपोल मोमेंट जीरो कब हो सकता है, जब सेंट्रल एटम पे लगने वाले ऑल एटम क्या हो, सेम हो, तभी जीरो हो सकता था। तो इस केस में ऑल एटम जीरो नहीं है, ऑल एटम सेम नहीं है, ऑल एटम सेम नहीं है, तो इसका डायपोल जीरो नहीं होगा। वैसे भी नहीं होगा क्योंकि ये आपस में एक दूसरे का पॉइंट नहीं होंगे, इनकी शेप स्क्वायर नहीं होगी, इनकी शेप होगी टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल में ओ के बीच में एंगल 180 नहीं, कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। तो दोनों ऑक्सीजन आपस में एक दूसरे का अपोजिट नहीं होंगे, तो इनका डायपोल हमेशा कब सीधा सीधा कैंसिल नहीं होने वाला। तो नेट डायपोल इसमें भी क्या होगा, जीरो, इसमें भी नेट डायपोल क्या हो गया, जीरो। किसकी वजह से, टेट्राहेड्रल शेप की वजह से, स्क्वायर प्लेनर शेप नहीं है। यहां देखिए HCF2, HCF4 की अगर हम बात करें तो इसमें हाइब्रिडेशन की इसमें बात आती है, इसमें हाइब्रिडेशन निकल कर आएगी sp3d2 और लोन पर कितने आते हैं, 2। कैसे, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो चले गए सिग्मा बॉन्ड बनाने में, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने में, तो 4 तो हो गए सिग्मा बॉन्ड, बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर, तो 4 सिग्मा 2 लोन पेयर, इसका मतलब कितना आ गया, 6, और 6 का मतलब sp3d2। sp3d2 की शेप होती है स्क्वायर बाई पिरामिडल, मतलब 2 बॉन्ड तो अप और डाउन और बाकी बचे हुए 4 प्लेन में। अब 2 लोन पेयर हैं तो लोन पेयर इस केस में कहा जाते हैं, स्क्वायर बाई पिरामिडल के केस में लोन पेयर जाते हैं अप और डाउन पे, यानी कि पिरामिडल पे। तो एक लोन पेयर अप, एक डाउन, बाकी बच गई एफ। तो ये आपस में बिल्कुल एकदम सिमेट्रिकल दिखाई दे रहे हैं। इस एफ का डायपोल कैंसिल हो जाएगा इस वाले एफ से, इस वाले एफ का कैंसिल हो जाएगा इससे, और लोन पेयर का डायपोल कैंसिल हो जाएगा इस लोन पेयर से। ठीक है, तो लोन पेयर आपस में अपोजिट थे, कैंसिल हो गया, तो इसका नेट डायपोल क्या आ गया, जीरो। और जिसका नेट डायपोल जीरो हो गया वही क्या हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल मतलब जिसका नेट डायपोल जीरो ना हो, और नॉन पोलर मतलब जिसका नेट डायपोल क्या हो, जीरो। अब बात कर ले H2O2। H2O2 की शेप कई बार मैं आपको बनवा चुका हूँ। H2O2 देखिए यही तो होता है, ठीक। अब आपको लग रहा होगा कि जितना डायपोल ये इधर से खींचेगा, O की इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा है S से, तो उतना ही ये खींचेगा। दोनों बिल्कुल जितनी पोलैरिटी होगी उतनी पोलैरिटी होगी, तो दोनों इक्वल है। अपोजिट भी दिखाई दे रहे हैं, अपोजिट दिखाई दे रहे हैं, तो कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल नहीं हो जाएंगे भैया जी, सिंगल बॉन्ड है, रोटेशन करता रहता है ये।
ये क्या होगा, रोटेट होगा सिंगल बॉन्ड के थ्रू, तो ये आपस में एक दूसरे के इक्वल और पॉइंट नहीं होते। वैसे भी डिहाइड्रल एंगल, डिहाइड्रल एंगल मतलब HOOH, जो डिहाइड्रल एंगल है वो कभी 180 नहीं होता। ठीक है, कितना डिहाइड्रल एंगल होता है, 110 111 के आसपास इसमें एंगल होता है। अभी मैंने पिछले लेक्चरों में स्ट्रक्चर आपको बताई है। ये रोटेट होते रहते हैं। ये इधर आप, ये एच इधर की बजाय इधर भी लगा सकते हैं आप, और जब इधर लगाओगे तब कैसे कैंसिल करोगे, आगे बात समझ में नहीं। ये तो ऐसे समझ लीजिए कि एकदम नाग की तरह है, जैसे काला नाग इधर उधर घूमता रहता है ना, ठीक है, ऊपर फना उठा ले और फना उठा के अपना कभी इधर कभी उधर कभी इधर ऐसे घूमेगा ये। और जब फना घूमेगा, ये क्या है, नागराज है समझ लो। ये तो क्या हो गए, कैसे, H2O2 हो, F2O2 हो, S2Cl2 हो, S2F2 हो, ये सब क्या है, नागराज हैं। और नागराज का मतलब रोटेट होते रहते हैं, ये कहीं एक जगह फिक्स नहीं रहेंगे, और फिक्स नहीं रहेंगे तो इनका डायपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होगा, तो इनका नेट रिजल्टेंट नेट डायपोल क्या होगा, जीरो नहीं होगा। तो कैसे होंगे, ये पोलर, ये भी पोलर, ये भी पोलर, ये थे नॉन पोलर। बात करें ओजोन की, ओजोन की शेप मैंने आपको बनवाई। ओजोन की शेप में क्या है, ओजोन की शेप में देखिए ओजोन कैसे होता है, ओ डबल बॉन्डेड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये तो होता है। ओजोन की शेप मैंने कई बार बना चुका हूं, ऐसे और ऐसे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को खोल दूं तो ये माइनस और प्लस होता है। ये रेजोनेंस होगा इनके बीच में, और रेजोनेंस होगा तो कुल मिला के इस टाइप से डबल बॉन्ड की पोलैरिटी इधर भी उधर भी दोनों जगह हो जाती है, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ भी बना सकते हैं वहां भी, तो ये पूरी जगह घूम जाता है। और ये माइनस चार्ज दोनों एटमों पे बढ़ जाएगा, माइनस हाफ, और इस पर रहता है प्लस, और साथ में क्या रहता है कि ये लोन पेयर। ठीक, तो ये इसकी शेप है। तो क्या इसमें इसमें डायपोल मोमेंट जीरो होगा, मैंने पहले ही बता दिया। अगर सेंट्रल एटम पे एक लोन पर आ गया, सेंट्रल एटम पे एक लोन पर आ गया, तो डायपोल कभी जीरो होगा ही नहीं। ये बॉन्ड आपस में कुछ भी करते रहे, ये दोनों मिलकर कभी इसको कैंसिल नहीं कर सकते। तो अगर ओजोन के केस में अगर मैं देखूं तो सेंट्रल एटम जो O है उस पर एक लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर होगा तो कभी भी डायपोल मोमेंट इसका जीरो होगा नहीं। वैसे भी चेक करके देख लीजिए, इसका डायपोल इधर, इसका इधर, इनका रिजल्टेंट निकलेगा नीचे। ये इन दोनों बॉन्ड पेयर का जो रिजल्टेंट नीचे आएगा वो कभी भी लोन पेयर के डायपोल को कैंसिल नहीं कर सकता। और वैसे भी सेंट्रल एटम पे अगर एक लोन पर आ गया तो डायपोल कभी जीरो नहीं हो सकता, तो इसका भी नेट डायपोल क्या हुआ, नॉन जीरो। तो ये भी क्या हुआ, पोलर। तो ये सब पोलर है, किसको छोड़ के, HCF4 को छोड़ के, ये ही नॉन पोलर है, इसका ही नेट डायपोल क्या है, जीरो है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, ये कह रहा है विच ऑफ दीज नाइट्रोजन ऑक्साइड इज नॉन पोलर, विच ऑफ दीज नाइट्रोजन ऑक्साइड इज नॉन पोलर। इनमें से कह रहा है कौन सा नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है, नॉन पोलर है। नॉन पोलर मतलब जिसका नेट डायपोल क्या है, जीरो है। तो समझिए, N2O, N2O की बात करें तो अगर मैं बात करूं थोड़ी देर के लिए, O को छोड़िए, N2 की बात करूं तो NN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनकर N2 हो गई नोबल गैस। अब एक O जोड़ना तो क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, ये अपना N के पास एक एक लोन पर होता है, अपना लोन पर डोनेट करके इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। मतलब इसका लोन पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में गया, इसके इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे पड़े रहेंगे। तो इस O पे अब लोन पर होंगे, लोन पर कितने होंगे, इस पे O पे लोन पर हो जाएंगे 6, वो इस पे लोन पर कितने होंगे, O पे जनरली 2 लोन पर होते हैं, क्योंकि O के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, मगर वो 2 की शेयरिंग करता है तब जाके 2 लोन पर बचते हैं। मगर अब इसने O ने कोई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी नहीं, क्योंकि वो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना नाइट्रोजन के लोन पेयर से। तो इस पे लोन पर कितने रह गए, 3, इस पे लोन पर 1 था, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में चला गया, इस पर रह गया 0 और इस पे 1। अगर पूछ ले टोटल लोन पेयर पूछ ले इस मॉलिक्यूल में तो कितने हो गए, 4 हो गए, 1 ये और 3 ये। पूछ ले इस मॉलिक्यूल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है प्रेजेंट, पूछ ले कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा ये है, 1 सिग्मा ये है, 2 सिग्मा बॉन्ड है। चलिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्म में लिखें तो जो डोनर है, जो इलेक्ट्रॉन जिसने लोन पेयर को डोनेट करा है वो डोनर, उस पर तो आता है प्लस, और जो एक्सेप्टर है उस पर क्या आता है, माइनस। और ये प्लस डायपोल की नेचर क्या होती है, प्लस से कहाँ जाएगी, माइनस की तरफ, तो प्लस से माइनस की तरफ। तो इसका मतलब इसमें तो डायपोल है, या वैसे भी कह लो इधर O है इधर N है, तो आपस में डायपोल इक्वल नहीं होगा, पॉइंट कैंसिल नहीं होने वाला, तो इसका नेट डायपोल कभी भी जीरो नहीं होने वाला। ये रेजोनेंस देख लो, अभी इस सिचुएशन को देखो तो ये इसमें प्लस से माइनस की तरफ ये पोलैरिटी जा रही है। ठीक है, चलिए यहां देखें, अगर हम ये देखिए, ये क्या करें, माइनस यानी कि लोन पेयर सिंगल डबल, ये कॉन्जुगेशन भी होगा, तो ये अपना लोन पेयर इसको क्या कर दे, डोनेट कर दे, ये अपना रेजोनेंस दिखा दे, रेजोनेंस दिखा देगा तो ये क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड और ये क्या रह जाएगा, सिंगल बॉन्ड। आपके इस पे माइनस इस पे प्लस, तो आपके पोलैरिटी किधर आ रही है, इधर। ठीक है, तो ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो कह रही है कि डायपोल इधर है, ये वाली कह रही है कि डायपोल इधर आएगा, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये रेजोनेंस की वजह से डायपोल बढ़ा इसका कि घटा, घटा, क्योंकि एक स्ट्रक्चर कह रही कि राइट में है, एक कह रही लेफ्ट में, दोनों आपस में लड़ मरेंगी मतलब रिजल्टेंट क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा, रिजल्टेंट बहुत कम हो जाएगा, मगर जीरो नहीं हो सकता। जीरो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इधर जो डायपोल है वो एन और ओ के बीच का है, इधर जो डायपोल है वो एन एन के बीच का है, तो ये इक्वल नहीं है। और इक्वल नहीं है तो जीरो तो होगा नहीं कभी। मगर हाँ, वो अलग बात है कि इसके डायपोल को ये क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा। तो कह रहा है रिजल्टिंग म्यू इज नॉट टू हाई, जो रिजल्टिंग म्यू है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होगा, एज इट गेट्स लेस ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से क्या हो जाएगा, ये कम। क्योंकि एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कह रही है कि लेफ्ट साइड है, एक कह रही राइट साइड है। तो इसका N2O का तो जीरो है नहीं जी, ये तो क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। बात कर लो N2O3 की। N2O3 में दो स्ट्रक्चर होती हैं। अगर ये लिक्विड फॉर्म में ब्लू लिक्विड या ब्लू सॉलिड होता है ये, अगर ये रूम टेम्परेचर पे है, रूम टेम्परेचर पे है तो ये लिक्विड में होता है, रूम टेम्परेचर से थोड़ा डाउन पे ले जाए तो ये सॉलिड में होता है। सॉलिड में इसकी जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सिमेट्रिकल होती है। सॉलिड में इसकी जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल एकदम सिमेट्रिकल होती है, यानी कि ओ एन एन के बीच में एक ओ आता है, तो स्पेशल है, ध्यान रखना इसकी। ये सॉलिड जनरली अगर तुमसे कुछ ना दे तो आप ये वाली शेप बताते हैं, कौन सी, लिक्विड वाली, रूम टेम्परेचर वाली। रूम टेम्परेचर पे ये क्या होगा, ये कई बार मैं इसकी स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करा चुका हूं कि एन एन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाइए, और कितने ऑक्सीजन है, 3, तो 2 एक पे और एक पे, तो डबल बॉन्ड से जुड़ गया, एक तो डबल बॉन्ड से ओ जुड़ गया, तो इसकी बैलेंसी तो 3 पूरी हो गई। मगर इस ओ के लिए क्या करेंगे, ये अपना लोन पे डिवाइड करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है, और इसमें एक डबल बॉन्ड जुड़ जाएगा ओ के साथ, और एक क्या होगा, एक लोन पेयर बचेगा। तो ये इसकी शेप होती है। क्या ये सिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है? अनसिमेट्रिकल है तो डायपोल कभी जीरो होगा ही नहीं। अगर मैं बात करूं इसका डायपोल और इसका डायपोल, चलिए इक्वल और अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे, मगर लोन पेयर का और एनओ का डायपोल ये तो इक्वल अपोजिट नहीं होगा। ये जितना लोन पेयर की मोमेंट होगी उतनी मोमेंट बॉन्ड की नहीं होगी, इसकी मोमेंट ज्यादा होगी, तो ये आपस में कभी कैंसिल नहीं हो सकते, तो इसलिए रिजल्टेंट कभी जीरो नहीं हो सकता। तो ये कैसा होगा, अगर ये सॉलिड ब्लू लिक्विड है, ब्लू लिक्विड मतलब ये फॉर्म है, तो कैसा है ये, तो उस केस में ये पोलर है, मतलब इसका नेट डायपोल जीरो नहीं है। अगर ये सॉलिड हो जाए, ब्लू सॉलिड हो जाए, तो ब्लू सॉलिड के केस में NON बॉन्ड आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना इसमें। मगर तो इसमें क्या नेट डायपोल जीरो होगा? पहली बात तो इसके इसको सेंट्रल एटम मान लूं तो इस एन पे एक लोन पेयर है, और जिस भी एटम पे एक लोन पेयर आ जाए तो डायपोल जीरो होता ही नहीं। बात खत्म करो, आगे चलो सीधा। ठीक, इस पे देख लो, इसके थ्रू देख लो, तो एक एटम पे अगर किसी एटम पे एक लोन पेयर आ जाए तो डायपोल कभी जीरो होगा ही नहीं। या इसको चेक कर लो, तो इसके थ्रू मैं थोड़ी देर के लिए ये एक एटम ग्रुप मान लूं, इसे पूरा एक ग्रुप मान लूं, तो इसके थ्रू कौन सी शेप बन रही है, वी शेप बन रही कि नहीं बन रही? और वी शेप का डायपोल कभी भी जीरो होता ही नहीं। तो इसका मतलब इसका डायपोल कभी जीरो नहीं होगा। इसके थ्रू देखो तो भी जीरो नहीं, इसके थ्रू देखो जीरो नहीं, इसके थ्रू देखो, ये ओ कैसा ओ कहलाएगा, ये ब्रिजिंग ओ कहलाएगा, दो सेंट्रल एटमों के बीच में जुड़ा है, तो ये कैसा है तो सिमेट्री, मगर क्या है, नेट डायपोल कभी भी जीरो नहीं है। तो वी शेप अराउंड द ब्रिजिंग ओ, इस ब्रिजिंग ओ के थ्रू देखूं तो वी शेप हो रही है, या इस एन के थ्रू देखूं तो जिस एटम पे एक लोन पेयर जीरो होगा उसका डायपोल कभी जीरो होता ही नहीं, जिस एटम पे एक लोन पेयर उसका डायपोल कभी जीरो होता ही नहीं। तो वी शेप अराउंड द ब्रिजिंग ओ, इसलिए डायपोल जीरो नहीं है। यह कह सकते हैं आल्सो एन हैज ओनली वन लोन पेयर, एन एटम क्या है, एक लोन पेयर रख रहा है, तो इसका मतलब न इसके थ्रू डायपोल जीरो है, न इसके थ्रू जीरो, न कहने का मतलब है पूरे मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, मतलब मॉलिक्यूल कैसा है, पोलर। ठीक है, तो ये बात भी जरा इसमें ध्यान रखना। NO2 प्लस NO2 क्या होती है, ब्राउन गैस होती है, किस पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और NO क्या होती है, कलरलेस गैस होती है। 250 केल्विन मतलब -23 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब माइनस में चले जाए। ठीक है, तो ये क्या होता है, N2O3। तो इस समय इस टेम्परेचर पे किससे, माइनस के 23 डिग्री सेंटीग्रेड पे कह सकते हैं 250 केल्विन टेम्परेचर पे जो N2O3 होता है वो कैसा होता है, सॉलिड, और वो क्या होगा, ब्लू सॉलिड। और अगर हम इसे किस पे ले जाएं, रूम टेम्परेचर पे ले जाएं, मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो फिर ये क्या होता है, ब्लू लिक्विड होता है। ब्लू लिक्विड और ब्लू सॉलिड में अंतर क्या है, इसमें NN बॉन्ड बनेगा, किसमें, ब्लू लिक्विड में, और ब्लू सॉलिड में क्या होता है, NN के बीच में एक O आएगा, यानी कि NON बॉन्ड बनता है। आगे बस समझ में, दोनों में अंतर समझ रहे हैं। इसकी शेप सिमेट्रिकल होती है, इसकी शेप क्या होती है, अनसिमेट्रिकल होती है, मगर ये भी पोलर होता है और वो भी पोलर, क्योंकि नेट डायपोल दोनों का किसी में भी क्या होता है, जीरो नहीं होता। तो देखिए, बात करें N2O4, तो N2O4 में क्या होगा, NN के बीच में एक सिंगल बॉन्ड, और बाकी कितने ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन है इसके पास, 4 है, तो 2 इधर 2 इधर, 2 बांटेंगे तो एक डबल बॉन्ड से, एक डबल बॉन्ड से आते इसकी N की बैलेंसी 3 हो जाएगी। देखिए 1 2 3, तो
अनोदर ओ किससे लग जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, क्योंकि इसके पास एक लोन पर है, अपना लोन पर डोनेट करके क्या बना देगा, कोऑर्डिनेट। ये कई बार मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दी है। अब ये डबल बॉन्ड उधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंपल कोवलेंट बॉन्ड में खोलूंगा तो इधर माइनस, उधर प्लस, ठीक है। तो ये डबल सिंगल चार्ज, ये रेजोनेंस में करेंगे, सब रेजोनेंस में होते हैं ये। तो कहने का मतलब ये जो NO2 ग्रुप होता है, NO2 ग्रुप में ये बॉन्ड अलग अलग नहीं होते, बिल्कुल सेम होते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल। ये देखने में भी अलग अलग लग रहा है क्योंकि रेजोनेंस की वजह से क्या आ जाता है, बिल्कुल सेम होता है। ये डबल बॉन्ड की पोलैरिटी ऐसे खोलेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको एन डबल बॉन्ड O, और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जब खोलेंगे तो इस पर माइनस, इस पर प्लस। तो ये डबल सिंगल चार्ज ये आपस में क्या करते रहते हैं, रेजोनेंस, और रेजोनेंस से बिल्कुल एकदम सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आती है ये। तो इस दोनों बॉन्ड बिल्कुल एक तरह के, जितना डायपोल इधर उतना इधर, तो आपस में क्या होंगे, बिल्कुल एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल। तो इसका नेट डायपोल क्या हो जाता है, जीरो। तो यही मॉलिक्यूल है जो क्या है, नॉन पोलर है। N2O5 की बात कर लें तो N2O5 में तो N और N के बीच में एक O आ जाएगा, ब्रिजिंग ऑक्सीजन। अब बात करें ब्रिजिंग ऑक्सीजन, तो इस O के थ्रू अगर मैं देखूं तो ये, अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए ग्रुप मान लूं, इन्हें थोड़ी देर के लिए ग्रुप मान लूं, तो ये कैसी शेप बन गई, वी शेप बन गई कि नहीं बन गई। और वी शेप बन गई तो इसके थ्रू कभी डायपोल जीरो होगा नहीं। जब इसके थ्रू डायपोल जीरो नहीं तो पूरे मॉलिक्यूल का डायपोल कभी जीरो नहीं हो सकता। तो वी शेप हो गई है, वी शेप हो गई है अराउंड O। कौन सा O, बी मतलब ब्रिजिंग O। तो नेट डायपोल कभी जीरो नहीं हो सकता। जब नेट डायपोल जीरो नहीं है तो ये क्या है, ये पोलर है। कैसी, नॉन पोलर ये नहीं है। नॉन पोलर कब होती है, जब नेट डायपोल क्या होता है, जीरो। लास्ट क्वेश्चन और देखिए, ये कह रहा है विच ऑफ दीज नाइट्रोजन ऑक्साइड हैज लीस्ट एन बॉन्ड लेंथ। ये कह रहा है हमारे पास ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इन नाइट्रोजन ऑक्साइड में कौन सा नाइट्रोजन ऑक्साइड ऐसा है जिसमें एन बॉन्ड लेंथ क्या है, लीस्ट है, छोटी। तो देखिए N2O में अभी आपने देखा कि N के बीच में क्या आ गया था, ट्रिपल बॉन्ड और एक O। अगर इसका हमने रेजोनेंस भी करा था तो क्या फॉर्म हो गई थी कि इधर डबल, इधर ये सिंगल, यहाँ डबल बॉन्ड की पोलैरिटी और वहाँ ट्रिपल बॉन्ड की पोलैरिटी। तो कहने का मतलब है यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर यानी कि 3 और 2 के बीच में लाई करता है, मतलब 2। एवरेज की बात करूंगा तो N के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2.5। यहाँ देखूं तो N2O3 के केस में अगर ये सॉलिड है तो NON यानी कि फिर तो NN बॉन्ड बनता ही नहीं है। अगर ये लिक्विड है तो NN के बीच में कैसा बॉन्ड था, सिंगल। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कैसा निकल कर आता है, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ निकल कर आता है 1। स्ट्रक्चर अभी आपने देखी है। N2O4 तुम्हारे सामने लिख रहा है ऊपर, NN के बीच में कितना बॉन्ड ऑर्डर है, NN के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1। यहाँ देखिए N2O5 में तो NN बॉन्ड मिलता ही नहीं, और जब मिलता ही नहीं तो बात ही खत्म करो, यानी कि NO बॉन्ड ऑर्डर यहाँ क्या हो गया, जीरो हो गया। तो सबसे बड़ा बॉन्ड ऑर्डर किसमें आ रहा है, इसमें। तो जिसमें बॉन्ड ऑर्डर जितना बड़ा होता है बॉन्ड लेंथ उतनी क्या होती है, छोटी होती है। सिंगल बॉन्ड से छोटी लेंथ होगी डबल की, डबल से भी छोटी लेंथ किसकी होती है, ट्रिपल बॉन्ड की। क्लियर होगी बात। तो डायपोल मोमेंट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है थोड़ी सी, ठीक है। अभी इसका एक लेक्चर और बनेगा क्योंकि ये कंप्लीट एक लेक्चर में नहीं आ सकता। तो अभी इसकी कुछ बातें और बतानी, मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं। इससे अगला टॉपिक म्यू एंड ज्योमेट्री, ठीक है, वो आगे सेकंड लेक्चर में ले लेंगे। थैंक्स।